और वो क्या दिखाते हैं ना कि वो एक्सेप्टेंस दिखाते हैं कि आपको सफरिंग को एक्सेप्ट करना होगा, उसको एम्ब्रेस करना होगा, मतलब अपनाना होगा उसको। और उस सफरिंग को जब आप अपनाना शुरू कर दोगे ना, तब आप ग्रो करना शुरू कर दोगे। आप देखिए उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो एकदम जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ह्यूमन नेचर की, उसको दिखा देते हैं। अंदर जो उसके टर्मोइल चलता है, जो अंदर उथल-पुथल चलती है, उसकी वजह से ही उसको समझ में आता है कि यार गड़बड़ हो गया मुझसे। पर जब सोनिया है ना, उसको यही समझाती है कि देखो इससे निकलने का तरीका एक यही है कि तुम एक्सेप्ट करो कि पहले तुमने गलत किया है। जिस दिन तुम एक्सेप्ट करोगे तब तुम एक रिडेम्पशन की तरफ जाओगे। वो जो कीड़ा बनता है तो उसकी फैमिली का भी ट्रीटमेंट आप देखिए फिर अलग हो जाता है। और क्योंकि आप वो समाज के खांचा जो होता है ना, एक समाज का एक खांचा होता है, अगर आप उसमें फिट नहीं होते हो तो फिर समाज आपको इंपॉर्टेंस नहीं देता है भाई। आपको ये देखना पड़ेगा कि कंट्रोलेबल क्या है, अनकंट्रोलेबल क्या है। कंट्रोलेबल आपके पास क्या है कि आपका जो एक्शन है और आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे वो आपके कंट्रोलेबल है। और जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो है दूसरों के ओपिनियन, जो लोग आप पे लगाते रहेंगे, जो भी चल रहा है उनका। तो मणिकर्णिका घाट पे क्या होता है, लाशें ही जल रही होती है सिर्फ। जस्ट साइड में ही दूसरा घाट था, घाट तो काफी उधर एक बच्चे का मुंडन हो रहा है, छोटे बच्चे का। अच्छा, आप देख समझ रहे गया मैं आपकी संगम। बात अब। हाँ, एक जन्म और एक मृत्यु। तो कैसी कैसी किताबें पढ़ते हो आप, लाइक कौन कौन सी जॉनर की? मैं यार बहुत सारी पढ़ लेता हूँ, मतलब जॉनर इन सेंस मेरा ऐसा है कि मतलब आप ये देखिए कि मैं मेनली वो किताब पढ़ता हूँ यार जिसको जब मैं पढ़ूँ तो थोड़ा विजन मेरा बढ़े। पहली चीज़ तो मैं ये देखता हूँ। दूसरी चीज़ क्या है कि मतलब सोचने पे मजबूर करे, ऐसी किताब होनी चाहिए कि भाई थोड़ा सोचने पे है ना आपका अंदर घुसे, एक तो मुझे लगना चाहिए पहली चीज़। अंदर घुसने का मतलब ये है कि आपके इमोशंस को टच करनी चाहिए यार वो किताब। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्योंकि इंसान इमोशंस पे चल रहा है भाई, इसके अलावा इंसान में कुछ नहीं है, कि इमोशंस के अलावा कुछ नहीं है। अगर अगर कोई किताब आपके इमोशंस को टच करती है तो मुझे लगता है वो बहुत बेस्ट किताब है। प्लस आपको कुछ नया देके जाती है, कोई पर्सपेक्टिव देके जाती है ना, कि आपको एक सोच मिल जाती है। या आपको या मैं उस किताब की बात कर रहा हूँ, या वो किताब आपको एक नया रास्ता दे देती है कि अच्छा यार ये ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। जैसे इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं जब अपना चैनल स्टार्ट नहीं किया था ना, उससे पहले मैंने सोचा था कि मैं यार एक क्योंकि मैं किताबें पढ़ता था और मुझे ऐसा लगता था कि यार इसको ना चैनलाइज़ नहीं कर पा रहा था मैं। बेसिकली प्रॉब्लम ये थी मेरे साथ कि यार पढ़ तो रहे हैं और मैं अपने दोस्त को सुना देता था किताब की समरी कि यार ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे-ऐसे। तो मुझे लगता था कि यार इसको थोड़ा करते हैं, चैनलाइज़ करते हैं, कहीं पे बोलते हैं। तो मेरे मन में था कि मैं एक चैनल खोलूँगा इंस्टाग्राम पे। पहले मेरे मन में पॉडकास्ट ही था। अगर मैं बहुत अच्छा। पहले जाऊँ ना तो पॉडकास्ट चल रहा था कि यार पॉडकास्ट बनाएँगे ऐसे-ऐसे करके। फिर मैंने सोचा नहीं, नहीं पॉडकास्ट वॉडकास्ट अभी नहीं सोचते हैं, पहले एक चैनल सोचते हैं कि एक चैनल बनाएँगे जिसमें हम बुक्स को मतलब एक्सप्लेन करेंगे। बट उसमें ना मैं स्टक था। किस चीज़ पे मैं स्टक था कि मुझे ऐसा लगता था कि जब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा तब मैं स्टार्ट करूँगा। इन सेंस कि लाइक मेरे पास माइक आ जाएगा तब मैं स्टार्ट करूँगा, मेरे पास लाइटिंग अच्छी हो जाएगी, मेरे पास एस्थेटिक्स पे हम ध्यान देते हैं ना स्टार्टिंग में बहुत, कि अच्छा परफेक्ट ऐसा-ऐसा हो जाएगा तो मैं स्टार्ट करूँगा। तो तब मैंने नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड पढ़ी थी, दोस्तोयेव्स्की की। उस किताब ने मतलब मेरा मतलब जिसको कहते हैं ना कि दिमाग एकदम चेंज कर दिया उस डायरेक्शन में कि यार, तो ये मैं बता रहा हूँ कि कुछ किताबें ऐसी होती हैं, उस किताब की वजह से ही मैंने अपना चैनल खोला है। और ये मैंने अच्छा, लिखा भी है एक, मतलब जब मैं किस बात ने हिट किया उसमें आपको? उसकी कौन-सी बात थी जिसने आपको इस तरीके से इंस्पायर कर दिया? देखिए उसमें क्या है ना कि उसमें बहुत सारी बात की गई है। वैसे अगर मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दूँ उस किताब का, उस किताब का कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब दोस्तोयेव्स्की ने वो किताब लिखी थी, उस समय पे कुछ ऐसे आइडियाज़ चल रहे थे कि एक ऐसी सोसाइटी हम बनाने वाले हैं, जिसमें लॉजिक और रीज़निंग पे चलने वाली है दुनिया। मतलब ऐसे आइडियाज़ आ रहे थे उस समय पे कि लॉजिक और रीज़निंग पे हम क्या करेंगे ना, ह्यूमन की सफरिंग खत्म कर देंगे। तो ह्यूमन के पास क्या है ना, कोई सफरिंग नहीं बचने वाली, लॉजिक और रीज़निंग लगाएँगे और सफरिंग खत्म हो जाएगी। तो दोस्तोयेव्स्की ने जो अंडरग्राउंड मैन बनाया वो उसी चीज़ के लिए बनाया है, दिखाने के लिए कि भाई देखो जो इंसान का जो स्ट्रक्चर है ना, जो इंसान सोचता है, जिस जिस तरह से इंसान का ह्यूमन नेचर है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसको आप कह दो कि यार एक रिजिड फ्रेमवर्क में लेके आए हूँ, इसमें फिट कर दो आप, ऐसा नहीं हो सकता। इंसान कभी भी उस फ्रेमवर्क में फिट नहीं होगा जिस फ्रेमवर्क में आप सोच रहे हो ना कि लॉजिक और रीज़निंग में हम लगा देंगे, सारी सफरिंग खत्म कर देंगे। तो वो लॉजिक और रीज़निंग के अगेंस्ट नहीं है। दोस्तोयेव्स्की इस किताब में भी बोलते हैं कि लॉजिक रीज़निंग ज़रूरी है। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि ह्यूमन इमोशंस भी बहुत ज़रूरी हैं और ह्यूमन इमोशंस के साथ-साथ हमारी जो फ्री विल होती है ना, वो भी बहुत ज़रूरी है। दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। और एक बात वो उसमें समझाना चाहते हैं कि मैन ऑफ नो एक्शन वाली जो बात आती है ना, जो मुझे हिट की थी, कि यार अगर मैं सिर्फ लॉजिक लगाता रह जाऊँगा ना, तो मैं कुछ नहीं करूँगा। अल्टीमेटली आई विल बी अ मैन ऑफ नो एक्शंस, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे मैं उस समय लॉजिक ही लगा रहा था बैठ के, मेरे पास लाइटिंग हो जाएगी तब करूँगा। अच्छा ठीक है, लाइटिंग हो जाएगी, अच्छा लाइटिंग हो जाएगी तो यार ये प्रॉब्लम है, मेरे पास माइक नहीं है, तो माइक हो जाएगा तब मैं करूँगा। सो इतना लॉजिक लगाने के बाद अल्टीमेटली मैं कुछ नहीं करता था पूरे दिन में। मुझे ऐसा लगता था कि जब परफेक्ट लॉजिक तो वो मुझे हिट किया था कि यार
लेट्स स्टार्ट, मतलब करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं, वो देखा जाएगा। तो वो वाली बात एक हिट की थी। प्लस वो उन्होंने बहुत सारी बात उसमें ये भी कही है कि यार देखो, जो हम डिसीजंस लेते हैं ना, वो सिर्फ लॉजिक रीजनिंग के बेस पे तो नहीं लेते हैं। इंसान जो है ह्यूमन इमोशंस पे हुँ, भी चलता है। हमारे डिसीजन ऐसे भी होते हैं जो हम इमोशनली ड्रिवन भी होते हैं, ठीक है? हुँ, जिसमें भले ही वो गलत भी हो जाएँ आगे जाके, मतलब हम उसमें हो सकता है कि कुछ चीज़ें गलत हो जाएँ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े अलग इधर-उधर हो जाते हैं। बट हम लेते हैं, राइट? डिसीजन हम ऐसे लेते हैं जो हमारे ह्यूमन इमोशंस से ड्राइव होते हैं। तो वो यही समझाना हुँ, चाह रहा है कि यार सिर्फ़ आप लॉजिक रीज़निंग पे नहीं चलने वाले हो। जो इंसान है ह्यूमन इमोशंस पे भी चलता है, उसके पास अपनी फ्री विल भी है, उस फ्री विल के हिसाब से भी वो चलता है। और वो ये दिखा रहा है कि पर लॉजिक रीज़निंग ज़रूरी है। लॉजिक और रीज़निंग की ज़रूरी है, बट सब कुछ लॉजिक रीज़निंग नहीं है। वो जो बात बता रहा हुँ, है कि ह्यूमन इमोशंस को भी आप इम्पोर्टेंस दीजिए, आपके जो फ्री विल है उसको इम्पोर्टेंस दीजिए। तो जब मैंने ये किताब पढ़ी थी, पहले ये बहुत डिफ़िकल्ट किताब है, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो। थोड़ा हुँ, हुँ, कॉन्टेक्स्ट चाहिए, बहुत कुछ इसमें चाहिए, आपको बहुत सुनना भी पड़ेगा, लोग लोग क्या बता रहे हैं इसके बारे में, और बहुत सारे जो रिटन वो लिखे होते हैं ना, उससे आपको समझना पड़ेगा। हुँ, लेकिन जब मैंने वो किताब पढ़ी थी, तो मुझे समझ में आया था कि यार मैं मैन ऑफ नो एक्शन हूँ। मैं हुँ, सिर्फ़ लॉजिक लगा रहा हूँ बैठे हुए कि ये होगा, वो होगा, और अंदर का जो मेरा इमोशन है उसको तो मैं सुन ही नहीं रहा हूँ, उसके बेस पे तो मेरा डिसीज़न हो ही नहीं रहा है। मेरा इमोशन क्या कह रहा था कि यार डिस्कस करते हैं, ये किताबें हम बता सकते हैं अच्छे से, और बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। बट उस ह्यूमन इमोशंस को मैं सप्रेस कर रहा था बेस्ड ऑन लॉजिक रीज़निंग, हुँ, जो गड़बड़ हो रहा था। तो वो जब मुझे समझ में आया, मैंने कहा यार ये हुँ, आया कुछ किताब। तो इसमें इसमें क्या होता है ना, एसिमेट्रिक रिटर्न वाली बात जो आती है ना, वो है ये हुँ, कि तन्मय भट्ट वाली। आप, हुँ, हाँ, तन्मय भट्ट ने जो बात कही थी, मतलब वो मुझे बहुत सही बात लगी। एग्ज़ैक्टली वो सही बात ये है कि जो किताब आप पढ़ते हो उसका एसिमेट्रिक रिटर्न है। आपको नहीं पता वो किताब आपको कहाँ ले जाएगी। क्योंकि उससे पहले जस्ट मेरे पास ये था कि यार चैनल है, खोलेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। बट उस किताब ने मुझे हिट किया कि यार वी हैव टू स्टार्ट, अदरवाइज़ यही है कि मैन ऑफ नो एक्शन बनेंगे हम, और कुछ नहीं है। हुँ, हुँ। तो आपने जो एसिमेट्रिक रिटर्न्स की बात करी ना, हुँ। ये आज से 2-3 साल पहले ना मेरे अंदर किताब का चस्का मेरे को भी चढ़ गया और मैं बहुत हाँ, ज़्यादा हाँ। पढ़ता हूँ नॉन फिक्शन बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, फिक्शन पढ़ नहीं पाता हूँ। पर इस साल हुँ, पढ़ने स्टार्ट करूँगा 2025 में, बना रहा हुँ, हूँ मैं प्लान। तो हुँ। अब मैं देखता हूँ उस रिटर्न को तो वो ये रिटर्न मिला है ये कि मैं आज इतने सारे लोगों से बात कर पाता हूँ। क्योंकि करेक्ट, किताबों ने हाँ। मुझे सोचना सिखाया, मुझे बात करना सिखाया, मुझे मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जगाई, मेरे को भूखा मतलब मेरा वो होता है ना लाइक एक भूख क्रिएट कर दी जानने की। हुँ, हुँ, अब हुँ। अब ये रिटर्न मिलता है मेरे को कि यार मैं कम से कम हाँ, एटलीस्ट पूछ पाता हूँ। अभी दोस्तोयेवस्की की क्राइम करेक्ट। एंड पनिशमेंट पढ़ी थी, कभी नहीं सोचा था कि कभी मैं दोस्तोयेवस्की डिस्कस करूँगा पॉडकास्ट पे, हाँ, हाँ। है हाँ, ना? हाँ। तो ये होते हैं एसिमेट्रिक रिटर्न और मैं इसलिए लोगों से बोलता भी रहता हूँ कि यार अभी लाइव भी आया था मैं संडे को तो मैं बोल भी रहा था कि किताबें पढ़ना शुरू करो यार ये रील्स हुँ, वगैरह, पॉडकास्ट वगैरह अच्छे हुँ। हैं, ठीक है? तुम्हारी क्यूरियोसिटी अच्छा। जगा देंगे। एक हुँ, एक वो हुँ। होता है ना स्पार्क एक हाँ। क्यूरियोसिटी का स्पार्क आ जाएगा बस ठीक है। मगर जो रियल नॉलेज है ना, जो तुम्हें सोचना सिखाएगी, तुम्हारी थिंकिंग को पॉलिश करेगी, वो किताबें ही हुँ। हैं। तो किताबें पढ़ना शुरू क्योंकि करो। हाँ, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, किताबों का मेन गेम क्या है ना, देखिए जब किताब लिखता है कोई राइटर, तो वो अपनी इमेजिनेशन पे लिख रहा है। उसने बहुत चीज़ें हुँ, उसमें हुँ, स्टार्टिंग हुँ, से, और अगर आर्टिस्टिक स्टाइल डाला है उसने अपनी किताब में कि भाई हुँ, दोस्तोयेवस्की की तरह स्टार्ट किया है, या काफ़्का की तरह स्टार्ट किया है, या फिर मतलब जिसमें क्या है ना, राइटिंग बड़ी अजीब, मतलब अजीब नहीं कह सकते, जिसको कहते हैं कि आर्टिस्टिक स्टाइल है उसमें। ऐसे नहीं स्टार्ट हो रही है कि एक आदमी है, एक हुँ, ये है, वो नहीं स्टार्ट हो रही है। तो उसमें क्या है ना, आपकी इमेजिनेशन यूज़ होती है उसमें। आपको समझना पड़ता है कि अच्छा ये बताना क्या चाह रहा है, ओके, ये तो उससे क्या है, जब आपकी इमेजिनेशन बढ़ती है ना, तो आपका विज़न बहुत खुलता है कि अच्छा मैं इस तरीके से भी सोच सकता हूँ, और उसका जो इमेजिनेशन का जो सर्कल है ना, क्योंकि इमेजिनेशन तो आप बहुत कुछ कर सकते हो ना उसमें। सो इमेजिनेशन जब आपकी बढ़ती है, वो आपको नहीं पता आपकी कब इस्तेमाल हो जाएगी, वो कब यूज़ में आने हुँ, वाली है। वो जो इमेजिनेशन आप पर डे किताब को पढ़-पढ़ के आप बनाते जा रहे हो, वो इमेजिनेशन हो सकता है कहीं और यूटिलाइज़ हो जाए। क्योंकि आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, वो इमेजिनेशन के बेस पे चलती है। जितना आप इमेजिन कर पाओगे, उतने आप क्रिएटिविटी बढ़ाते जाओगे। तो वो एक फैक्टर है जो मुझे लगता है किताब में बहुत ज़रूरी है। कि अगर जैसे मैं ये देखता हूँ कि किसी ने राइटर ने स्टार्ट किया है कि यार एक एक कमरा है, उसमें बुक्स रखी हुई हैं, और जैसे हुँ, डेज़ एट मुरासाकी बुक शॉप एक किताब है, उसमें बताता है कि कमरे में किताब रखी हुई हैं, ऊपर तक जा रही हैं, सीलिंग तक जा रही हैं। तो अब हमारे दिमाग में एक पिक्चराइज़ेशन आनी स्टार्ट हो जाती है कि अच्छा एक कमरा है, ऐसे-ऐसे हुँ, किताबें ऊपर जा रही हैं। सो ये इसमें मुझे बहुत मज़ा आता है कि कराओ भाई, इमेजिनेशन तो तुम जितनी करानी है कराओ, वो बहुत मज़ा आता है। प्लस मैं एक चीज़ और कहता हूँ ना कि किताबों का एक और फैक्टर होता है कि ना, अभी इंसानों में क्या है ना, इंसानों में प्रॉब्लम हो गई है एम्पैथी को लेके। हम लोग ना, एम्पैथी नहीं है हमारे अंदर कि अगर दूसरा किसी प्रॉब्लम में फँसा हुआ है, तो हमें ना
जिसको कहते हैं ना ऑथेंटिक नहीं रहते हैं वहाँ पे मामले में, कि हम दुःख दिखा देते हैं कि हाँ यार, दुःख ही है तुम्हारे लिए, ये है, वो है। बट एम्पैथी का मतलब ये होता है कि आप उसके साथ उतरे, उसके जो शूज़ हैं उसमें उतर के आप देख रहे हो कि अच्छा वो किस प्रॉब्लम में फँसा हुआ है। तो किताबों की एक और ख़ास बात ये होती है कि ना एम्पैथी भी बढ़ाती है आपकी। जो हम्म इमोशंस होते हैं ना आपके, उसको बाहर लाती है। जैसे अगर आप कोई किताब पढ़ेंगे तो बहुत सारी किताबें हैं मतलब जिसमें आपके जो इमोशंस हैं वो बाहर आ जाएँगे। कि एक जैसे एक है ब्रिज टू टेररिथ एक किताब है, फ्रेंडशिप पर ही किताब है वो स्टार्टिंग में। बट किसी ने अगर किसी को खोया है तो उसको उसके जो इमोशंस हैं, वो उस चीज़ से कनेक्ट हम्म होते हैं, वो उस चीज़ से बाहर आते हैं। रिलेट कर पाएगा वो, सो हाँ। हाँ, रिलेट कर पाएगा। और मेन क्या है ना यार, आप इमोशंस को बाहर निकालिए। ऐसा मत सोचिए कि ओके आई विल मतलब दबा के हम्म। रखेंगे इमोशंस को, कभी बाहर नहीं निकालेंगे। तो वो काम करती है किताब। और काफ़्का ने एक बात कही थी कि जो बहुत अच्छी बात थी, कि जो कुल्हाड़ी वाला काम करती है ना, कि आपके अंदर एक फ्रोज़न आइस है। हम्म। उस फ्रोज़न आइस को तोड़ने का जो कुल्हाड़ी वाला जो काम करती है, वो बेसिकली किताबें ही करती हैं। क्या बात तो है। उसका पावर आपको नहीं पता है कि उसका पावर क्या है, और वो किस दिन ब्रेक होगा आपको नहीं पता चलेगा। तो मतलब किताबों के मतलब मैं तो कंटीन्यूअस बोल सकता हूँ किताबों के क्या फ़ायदे हैं, क्या है, ये है, वो है। बट मुझे लगता है कि आपके इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से समझना है अगर आपको, तो आपको किताबें पढ़नी चाहिए। बिल्कुल, ये ये है। मैं फ़िक्शन पढ़ने की सोच रहा हूँ ना, तो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि आज एक फ़िक्शन में पढ़ने बैठा था हाँ, हाँ। और 4-5 पेज में पढ़ रहा था, तो जो उसमें कैरेक्टर थे, मैं उनके शूज़ में खुद को रख पा रहा था हाँ, करेक्ट। कि जब वो उसने एक बात बोली थी कि जैसे वो न्यूयॉर्क शहर में होती है और उसके सामने ही एक फुटपाथ पे एक बंदा मर जाता है, अच्छा। ट्रक से। हुँ, और हुँ। सारे लोग मोस्टली बस एक बार चिल्लाते नहीं है, चीखते नहीं है, कोई उनके अंदर ऐसी हड़बड़ाहट नहीं दिखती है। लोग जैसे नॉर्मली जैसे आपने बोला ना एम्पैथी खत्म हो गई, वैसे ही हाँ, नॉर्मल मोबाइल में देखा है एक बार कि हाँ भाई हुआ है कुछ और उसके बाद मोबाइल में देखते हुए फुटपाथ क्रॉस कर रहे हैं। और जिसको क्रॉस कर रहे हैं। मतलब जो एम्बुलेंस-वैम्बुलेंस जो भी होना है, उस बंदे को जो भी करना है, वो जो कंसर्न लोग हैं वो कर रहे हैं। तो वो भी कहती है कि इन कंक्रीट के जंगल में भी ना, हम कंक्रीट के होते जा रहे हैं अंदर से भी। हुँ। हमें बिल्कुल कर दिया है हमें, और एग्ज़ैक्टली, एम्पैथी और खत्म हो गई है। कॉन्क्रीट इसलिए भी हो रहे हैं ना, क्योंकि हम जो इमोशंस हैं ना हमारे, उनको और दबाते जा रहे हैं। हमें हमें ये समझना चाहिए कि हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करना एक अच्छी बात है। इमोशंस को दबाना अच्छी बात नहीं होती है। और जितना आप इमोशंस को दबाओगे ना, उतना आप और कंक्रीट होते जाओगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इमोशंस को बाहर लाने का तरीका तो या तो आप कोई मूवी देखो। इसमें होता है ना कि या तो आप कोई मूवी देखो जिसमें आपसे बहुत रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, या फिर आपके साथ भी वैसा ही कुछ हुआ, तो आपके इमोशंस बाहर आते हैं। तो इमोशंस बाहर आने का एक सबसे बढ़िया ज़रिया या तो मूवीज़ देखो, या तो आप जो बुक्स हैं उसको पढ़िए। और जितना आप इमोशंस को दबाओगे, वो उतना और कंक्रीट होते जाओगे आप। और वही है ना हुँ, कि जितना कंक्रीट हो जाओगे, और आपके पास उतने इमोशंस नहीं होंगे ना एक्सप्रेस करने के लिए, तो फिर आप कैसे समझोगे हुँ, कि किसी की क्या दुःख है, किसी का क्या प्रॉब्लम है लाइफ में। हुँ। तो और ये मुझे एक लगता है फैक्टर है। इमोशंस ही हमें इंसान बनाते हैं। बिल्कुल, आपने इसके अलावा हम क्या हैं, और बताइए आप? इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, राइट? अगर अगर मैं किसी से दोस्ती करता हूँ, तो मेरे पास एक इमोशंस है उसके लिए कि हाँ यार, वो मेरा दोस्त है। अगर उसको हेल्प चाहिए तो मैं उसको हेल्प करता हूँ। वो क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरे अंदर एक इमोशंस है, मैं उसके लिए इमोशनली सोचता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, तो आप पहले इमोशनली सोचते हैं ना कि आप आपके अंदर और क्या है, आप इमोशनली सोचते हैं ना उस चीज़ को कि हाँ यार, ये एक प्रॉब्लम है, ऐसे भी हुँ, हो सकती है। तो विदाउट इमोशंस तो मुझे नहीं लगता इंसान कुछ है भी। इंसान तो खत्म है, फिर उसके बाद क्या है? रोबोट है फिर इमोशंस मेरे तो हिसाब होने से वो, चाहिए। मशीन बिल्कुल, है और फिर क्या तो फिर यार। वो तो। हाँ, यही हुँ, इमोशंस, और यही बात नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड में वो बताना चाह रहा है कि भई इमोशंस ज़रूरी हैं। ऐसा मत सोचो कि बिल्कुल खत्म ही कर दोगे इंसान को, कि या इमोशंस को आप इम्पोर्टेंस नहीं दोगे। आपके हिसाब ये से है। दोस्तोयेव्स्की को क्या चीज़ ग्रेट बनाती है? दोस्टोयेव्स्की की खास बात ये है कि यार देखो, उसमें मैं आपको यार बोल सकता हूँ ना, मतलब मेरा ये अरे पता नहीं बिल्कुल है। भाई यार एकदम हाँ, मैंने बोला ना रॉ एकदम रखो, हाँ। गालियाँ-गलौच जो बोलना है मेरा बोलो, कंप्लीट एक्सेंट है, खत्म स्पीच है। मतलब गाली तो ख़ैर छोड़ दो। हाँ, हाँ, बट मैं फ्री बस यार स्पीच है वाला यहाँ जो पे है। कंप्लीटली। हाँ, तो कोई उसमें दिक्कत क्या नहीं है है। कि देखिए, उसमें क्या है कि फ़िलॉसफ़ी, उनकी किताबें फ़िलॉसफ़ी, साइकोलॉजी और रियलिटी पे है। ये उनको ख़ास बात बनाती है। कि रियलिटी में इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि उनका अगर आप देखोगे, उनकी किताबों में सफ़रिंग एक कॉमन टॉपिक दिखता है आपको, ठीक है? और सफ़रिंग एक लाइफ़ का इंटीग्रल पार्ट है ही है। इसको आप नहीं मना कर सकते कि यार किसी की लाइफ़ में सफ़रिंग नहीं है, ऐसा नहीं है। सबकी लाइफ़ में सफ़रिंग है, एक इंटीग्रल पार्ट आपकी लाइफ़ में है ही है। और वो क्या दिखाते हैं ना, कि वो एक्सेप्टेंस दिखाते हैं कि आपको सफ़रिंग को एक्सेप्ट करना होगा, उसको एम्ब्रेस करना होगा, मतलब अपनाना होगा उसको। और उस सफ़रिंग को जब आप अपनाना शुरू कर दोगे ना, तब आप ग्रो करना शुरू कर दोगे। इंस्टेड ऑफ कि आप हुँ, भागोगे सफ़रिंग से कि ठीक है यार, मेरे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है, ऐसा है, वैसा है। आप सफ़रिंग को एक एक फ़ॉर्म ऑफ ग्रोथ लीजिए।
जो वो समझाते हैं बेसिकली। तो ये क्या है ना कि एक रियलिटी पर्सपेक्टिव है कि आपको बहुत रियलिटी की तरफ लेके जाता है, कि सफरिंग पर जो वो बात कर रहे हैं कि बहुत रियलिटी है राइट इस चीज़ में कि हाँ, एक सफरिंग है। दूसरी हुँ, चीज़ क्या है ना वो समाज में एक चीज़ दिखाते हैं कि यार लव और कंपैशन बहुत ज़रूरी है, एम्पैथी बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर लव, कंपैशन और एम्पैथी नहीं आएगी ना, आप एक अच्छी सोसाइटी नहीं बना सकते। फिर वो सोसाइटी किसी हुँ, काम की नहीं जिसमें लव, कंपैशन और एम्पैथी की बात नहीं आती है। और हुँ, साइकोलॉजी, फिलॉसफी जो मैं बता रहा हूँ, साइकोलॉजी इसलिए क्योंकि आप देखिए उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, हुँ, वो एकदम जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ह्यूमन नेचर की, उसको दिखा देते हैं। जैसे हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखिए क्राइम एंड पनिशमेंट में अगर आप बात करेंगे तो रस्कोल्निकोव का जो कैरेक्टर उन्होंने बनाया है, वो कितना मतलब जो उसकी मल्टी टर्मोइल अंदर चल डायमेंशनल है। रहा है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। वो मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर है, वो मतलब जिसके अंदर उथल-पुथल चल रही है कि यार ये भी स जिसमें जैसे आप देखेंगे कि एक तरफ वो जस्टिफाई कर रहा है अपने एक्शंस को जो उसने किया, दूसरी हुँ, तरफ उसके पास गिल्ट भी हो रहा है। और एग्ज़ैक्टली हमारे साथ भी होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी को बुरा बोल दिया कुछ, या मैंने किसी को डाँट दिया समथिंग, है ना? हुँ, हुँ, तो मेरे अंदर भी वही चीज़ चलती है। एक तरफ मैं अपने एक्शन को जस्टिफाई करता हूँ कि यार सही तो किया, वो ऐसे ही करता है तो ऐसा करना चाहिए, ये है, वो है। वहीं दूसरी ओर गिल्ट भी चलता है कि नहीं यार ज़्यादा बोल हुँ, दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो ये जो है ना, ये रियलिटी है राइट हमारे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन नेचर की, कि एक उथल-पुथल हमारे अंदर चलती है, कॉम्प्लेक्सिटी हमारे हुँ, अंदर बन जाती है, जिसको वो एज़ इज़ दिखा देते हैं अपनी किताबों में। वो है हुँ, बेसिकली उनका फैक्टर कि एक रियलिटी की तरफ वो लेके जाते हैं और एक सॉल्यूशन भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं देते हैं, वो सॉल्यूशन भी देते हैं कि हाँ, सफरिंग को किस तरीके से डील करना है, या फिर कॉम्प्लेक्सिटी बने तो किस तरीके से डील करना है, या फिर जो होता है ना कि अपने ज़रिए से वो बता देते हैं कि यार ये एक तरीका है, या फिर आप ऐसे कीजिए, जो भी है। हुँ। आपने रास्कोल्निकोव की और बात उनका करी एक ना और चीज़ इसमें। है, एक हाँ, अच्छा, अच्छा, आप कंटिन्यू करो, करो, सॉरी, हाँ, सॉरी। मतलब एक चीज़ और मुझे उनकी पसंद आती है, मैं जो बताना चाहता हूँ कि जो उनकी मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो स्टोरी कैसे सोचते थे? वो कहानी कैसे सोचते थे? ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हालाँकि मुझे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट पता है कि उनको क्यों क्राइम एंड हाँ, पनिशमेंट लिखनी पड़ गई या बहुत सारी किताबें। लेकिन कुछ किताबें मुझे लगता है कि यार उन्होंने कैसे लिखी हैं, ये मेरे लिए बड़ा एक वो फैक्टर है कि कैसे सोचा उन्होंने। जैसे एक उनकी शॉर्ट स्टोरी है, बोबोक करके शॉर्ट स्टोरी है ना? उसमें क्या है कि जो एक मतलब उसको क्या कहते हैं कब्रिस्तान है, ठीक है? हुँ, उसमें एक नैरेटर है, जो राइटर है, जो भी है, वो जाता है और वो देखता है कि यार किसी के फ्यूनरल में जाता है वो, ठीक हुँ, है? अब वो जब वहाँ जाता है तो थोड़ी देर बाद उसको आवाज़ सुनाई देनी शुरू हो जाती है कुछ, कुछ आवाज़ें, ठीक है? अब उस आवाज़ों में जब वो देखता है तो वो जो लोग मर चुके होते हैं, जिनकी ग्रेव्स होती हैं वहाँ पे, वो आपस में बात कर हुँ, रहे हैं, अच्छा, ठीक है? अब आपस हुँ, में जब वो बात कर रहे हैं ना, तो वो लड़ाइयाँ कर रहे हैं वही वाली, जो पहले वो ज़िंदे में करते थे राइट? कि वही लड़ाइयाँ उनकी तब भी चल रही है। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद आदमी बहुत या इंसान बड़ा सुधर गया कि हाँ, ठीक है अब लड़ाई नहीं करेंगे। जो भी लड़ाइयाँ वही वाली हो रही हैं, अथॉरिटी को लेके लड़ाई हो रही है कि यार तुम मुझ पे अथॉरिटी मत चलाओ, तुम मुझ पे मत चलाओ। या फिर वो वाला हो रहा है कि यार ये जो नई ग्रेव आ रही है, इन पे कौन कंट्रोल करेगा? मैं कंट्रोल हुँ, करूँगा। अरे तुम क्यों करोगे? तुम तो बाद में है। तो अब आप सोचिए कि ये कैसे सोचा गया है? इसको कैसे सोचा किसी ने बैठ के? ये हुँ, मेरे लिए एक मतलब वो रहता है कि यार जो राइटर है, वो किस तरीके से सोचता है। तो कहानियाँ काफ़्का का भी देख लीजिए आप कैसे वो सोचते हैं। बट हाँ, इनका इनका जो मैं बता रहा हूँ कि इसके पीछे भी मैं गया हूँ कि राइटर का अपने पास बहुत सारा जिसको कहते हैं ना कि एक उनका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है जिस पे वो लिखते हैं, बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस। दूसरा उनका कुछ साइकोलॉजिकल जो उनको दिखता है, सोसाइटी में जो दिखता है, उस पर लिखते हैं। ऑब्ज़र्व करते हैं जो, हाँ। वो सब करते हैं, करेक्ट। तो मुझे ये बहुत फ़ैसिनेट करता है और उनका कि वो कैसे लिखते थे यार कहानियाँ। हम मतलब हम लिखने बैठेंगे तो समझ रहे हैं आप कि बहुत हुँ, लेवल है वो एक चीज़ का। मज़ा आता है उसको पढ़ने में बिल्कुल कि सही ये जो कह रहे हैं आप। कहानियाँ हैं, ये सब अलग लेवल पे हैं। आप हाँ, कुछ बोल रहे थे, तो मैंने बीच में आपको हाँ, काट मैं दिया, सो बताओ। नहीं, 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 मैं वहीं हुँ, हम जोड़िए क्योंकि हमने बात ही हमें ज़्यादा तो जाना नहीं है हाँ, कहीं इधर-उधर। दोस्तोयेवस्की की बात ही करेंगे, काफ़्का की बात ही करने वाले हैं। हाँ, हाँ, तो रास्कोल्निकोव की ना एक बात याद आ गई थी जब आपने उसका क्योंकि आपने बोला ना कि हुँ, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, मल्टी डायमेंशनल है। हुँ, तो एक बात मुझे बहुत हिट करती है रास्कोल्निकोव की जब आपको पता होगा भूखा होता है और जब उसको हाँ, जो लेडी होती है उसको किराया देने के लिए पैसे तक नहीं होते हैं और वो हाँ, उस ओल्ड लेडी से कुछ पैसे लेके आता है, जब हाँ, उसके जेब में पैसे होते हैं, तो हाँ। जो एक कैरेक्टर है जो पियक्कड़ है उसका नाम मार्मेलाडॉब है शायद। मार्मेलेडोव हाँ, मार्मेलेडोव मार्मेलाडॉब हाँ, होता है। तो हाँ, जब वो हाँ। उसको उसकी पत्नी के पास छोड़ने जाता है कैटरीना के तो पास पैसे हाँ, 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 तो पैसा छोड़ आता है वहाँ पे। जो हाँ। तो मैं इंसान इसलिए सोच के हाँ, वही देखो ना हुँ, वो इंसान कितना भूखा है। हाँ, वो करेक्ट। उसकी ज़िंदगी में जो सफ़रिंग है उसकी तो कोई कोई है ही नहीं, हद ही नहीं है। जो बंदा हाँ, भूखा होता है, वो तक हाँ, दे के आ रहा है वहाँ पे पैसे करेक्ट। कि यार मुझे दया आ गई और वो हाँ, दूसरी तरफ ये सोच पा रहा है कि मुझे उस ओल्ड लेडी को मार देना है।
आप देख रहे हो क्या हम्म। कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके दिमाग के अंदर। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये ग्रे कैरेक्टर है। आप ये देखिए कि वो किसी भी कैरेक्टर को जब बनाते हैं अपनी किताबों में, बिल्कुल ब्लैक और बिल्कुल व्हाइट कैरेक्टर नहीं बनाते हैं। वो ग्रे कैरेक्टर बनाते हैं कि उस आदमी में एक अच्छाई भी दिखती है, बुराई भी दिखती है। कि जैसा आपने ये वाला फैक्टर बताया ना कि वो पैसे छोड़ आता है, उसकी हेल्प कर देता है, उस फैमिली की, जब वो देखता है कि बड़ी पुअर्टी में रह रहे हैं लोग, तो वो एक वो दिखाया कि इसके पास एक सॉफ्ट साइड भी है, जिसमें ये एक सोचता है लोगों के बारे में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम ये है जो भी मेल है। और कैरेक्टर वो है, हाँ। उसका एक दूसरा साइड है जहाँ वो सोचता है कि मैं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ सोसाइटी में, कुछ हुँ। बड़े कॉज़ के लिए मैं ऐसा कर दूँगा तो ऐसा हो जाएगा। पर उसके बाद उसको गिल्ट होती है। आप ये सबसे बड़ा फैक्टर देखिए कि गिल्ट और दोनों एक्सेप्ट जो जो उसका टर्मोइल है, ये चल रहा है। तो ये भी उनकी खास बात है कि जो ग्रे कैरेक्टर प्लॉट होता है ना, कि जो रियलिटी की तरफ भी है, कि एक ग्रे कैरेक्टर वो प्लॉट कर देते हैं। जैसा आपने जो एग्ज़ाम्पल दिया वो बिल्कुल सटीक एग्ज़ाम्पल है उसी चीज़ का। कि वो ग्रे भी है। और ये मैंने भी नोटिस किया था जो आप बता रहे हैं ना कि ये वाले फैक्टर, तो इसलिए मुझे एकदम क्लिक हुआ वो वाली बात कि एग्ज़ैक्टली हुँ, वो जब आप देखोगे कि मदद भी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो मदद नहीं कर रहा है। बट हुँ। उसके पास अपना कुछ है भाई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोचता है वो अपने आप को, तो वो भी करता है, पर फिर एंड में तो कुछ-कुछ होता है उसमें। लेकिन आप ये भी सोच के देखिए ना, जो मदद है वो किस स्टेज में आके कर रहा है, लाइक जब हाँ। भूखा है वो, हुँ। 3 दिन से बिल्कुल, खाना नहीं हाँ। खाया है। एक बिल्कुल, बंदा जो हाँ। भूखा होता है ना, वो अगर अपनी रोटी किसी और को दे दे तो समझ लो क्या इंसान है। बिल्कुल, हाँ, एग्ज़ैक्टली। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इस पे ही अगर आप देखेंगे ना, तो जो कफ़न कहानी है प्रेमचंद की, इसी पे है। कि अच्छा। वो, हाँ, जो बाप-बेटे होते हैं वो बहुत भूखे होते हैं। भूखे इन सेंस वो लोग कुछ काम नहीं करते हैं, ठीक है? दिन दिन भर इधर से उधर घूमते हैं। और क्या कहते हैं, जो उनकी एक वाइफ़ होती है लड़के की, तो वो बहुत प्रॉब्लम में आ जाती है एक दिन, मतलब उसको कुछ पेन हो रहा होता है, ठीक है? अब वो लोग क्या करते हैं ना, एक तो भूखे, उनको कोई काम नहीं देगा क्योंकि कामचोर है एक नंबर के, कोई काम नहीं हुँ, करते हैं वो लोग। अच्छा। अब क्या होता है कि उस भूख में वो लोग उनकी जो उसकी जो वाइफ़ होती है लड़के की, वो उसकी डेथ हो जाती है, हुँ। ठीक है? तो वो कफ़न के लिए पैसा जोड़ते हैं उसके। ओह माय गॉड! बट उस कफ़न से वो क्या उस कफ़न के पैसे से वो कफ़न नहीं लेते हैं। वो लोग क्या करते हैं, उसका खाना खा लेते हैं। ओह माय गॉड! कितना तो आप डार्क है देखिए यार ये। कि तो ये प्रेमचंद ने लिखी है कहानी, आप सोचिए। कि इसलिए मुझे प्रेमचंद भी पसंद आते हैं कि प्रेमचंद भी ऐसे ही सवाल पूछते हैं कि अब आप समझो कि ये एक आदमी है, ये कुछ नहीं करता है, इसको बहुत भूख लग रही है, और कफ़न का पैसा इन्होंने जोड़ा है, फिर ये क्या करेंगे? तो ये हुँ, खूबसूरती, मतलब लिटरेचर की यही खूबसूरती है, ये कहानियों की हुँ, खूबसूरती है कि आपको, अब आप देखिए ना इसमें कितना सोच लग रही है आपकी, आप सोच रहे हैं ना कि अच्छा ये भी एक चीज़ है या फिर ये भी एक हुँ। चीज़ है। तो ये एक ये फैक्टर है। क्वेश्चन उठाती है, ये चीज़ें ना आपने जो हुँ, बताया, ये क्वेश्चन ये उठा रहे हैं शायद मेरे हिसाब से, वो ये पूछना हुँ। चाहते हैं क्या ह्यूमन जो है वो इन्हेरेंटली इविल है क्या? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है एक्चुअली कि इन्हेरेंटली ईवल होता है कि नहीं होता है, इस पे दोनों साइड बटी हुई है। कोई बोलता है कि यार नहीं, ऐसा नहीं है कि ह्यूमन्स इन्हेरेंटली ईवल होता है। उनका फैक्टर ये होता है कि यार ह्यूमन जो होता है वो अच्छा ही होता है स्टार्टिंग से, ठीक है? जब जन्म लेते हैं तो अच्छे ही होते हैं, बट क्या होता है कि ये जो सोसाइटी है, जो समाज है, ये उसको खराब कर देता है। इन सेंस कि हुँ, अगर आप एक गलत संगति में चले गए, तो शायद आपको उस संगति की तरह बना देंगे, ठीक है? हुँ, नहीं तो दूसरा एक होता है कि जो उसके खुद के एक्सपीरियंस होते हैं, वो उसको मोल्ड करते हैं कि वो किस तरफ जाएगा। उसके अगर एक्सपीरियंस, लाइफ के एक्सपीरियंस वैसे हैं, वो जन्म जो लेता है वो तो भाई अच्छा ही लेता है, बट उसके लाइफ के जो एक्सपीरियंस है उसको मोल्ड करते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जाने वाला है। या एक गेम आता है साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव पे भी आता है एक आध कहीं पे, कि जो उसकी डिज़ायर्स है भाई, डिज़ायर्स भी जो हैं वो भी ड्राइव करती है उसको कि किस किस डायरेक्शन में वो जा सकता है। कि वो हुँ, अच्छाई की तरफ भी जा सकता है, बुराई की तरफ भी जा सकता है, अगर वो डिज़ायर्स पे बहुत ज़्यादा मतलब जिसको कहते हैं ना कि एक बैलेंस नहीं रख पाया। ये भी एक फैक्टर है। बाकी कुछ का है कहना कि यार हम लोग स्टार्टिंग से ही ऐसे होते हैं। मतलब हुँ, हमारा जिसको कहते हैं ना, हमारे अंदर रहता है वो ईवल पार्ट भी, कि जेलसी भी रहती है, और जिसको कहते हैं ना कि बहुत सारे जो डार्क साइड ऑफ ह्यूमन नेचर होता है, वो सब हुँ, फैक्टर्स भी रहते हैं। पर इसमें दोनों तरफ बटे हुए हैं दुनिया, मतलब डिबेट है हुँ, ये एक अलग ही कि यार ये भी है, आप ऐसे भी जा सकते हो, वैसे भी जा सकते हो। हुँ। अभी मैंने साहिल भाई से बात की थी, साहिल आउटसाइडर आप हुँ, अगर जानते हो उनके हुँ। साथ, तो उन्होंने बिल्कुल बोला था 2 जानते हैं यार, वो भेड़िए तो होते हैं, आपने ये लिटरेचर के, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो ये कहानी आपने हाँ, सुनी होगी, हमारे अंदर दोनों भेड़िए होते हैं, एक काला भेड़िया होता है, एक सफ़ेद भेड़िया होता है, हाँ, अच्छा भेड़िया। तो हाँ। आपको ये उससे मतलब आप किस भेड़िए को क्या खिलाते हो, उससे फ़र्क व्हिच पड़ता है। वन यू फीड वाला जो है, करेक्ट, हाँ, हाँ, यस, हाँ, वो वाला एग्ज़ैक्टली। कॉन्सेप्ट है। एग्ज़ैक्टली, हाँ। ये कहानी है ना कि वो एक इसके पास सफ़ेद भेड़िया होता है, एक काला भेड़िया होता है, और वो पूछता है कि इसमें कौन ज़िंदा रहेगा? व्हिच वन हुँ, यू फीड, वो ज़िंदा रहेगा, ऑब्वियसली। कि अगर आप
सफेद भेड़िए को खाना देंगे तो सफेद भेड़िया रहेगा, अगर आप काले भेड़िए को देंगे तो काला भेड़िया रहेगा। ये एक अच्छा पर्सपेक्टिव है समझने का, क्योंकि मैंने वही बात बोली ना कि आपकी डिजायर्स भी बहुत इसमें रोल प्ले करती है। आपकी डिजायर्स बहुत जगह पे आपको इन्फ्लुएंस करती है कि आप या तो यार बैलेंस नहीं किया आपने अगर अपनी डिजायर्स को, राइट, तो जा सकते हैं आप इधर से उधर। अभी इसी पे आ रहे हैं, इसको और डेप्थ में हाँ। इसको एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि दोस्तोयेव्स्की ने इसके ऊपर बात भी करी है, क्योंकि बुक का नाम ही क्राइम एंड पनिशमेंट है। तो हम क्राइम वर्ड को ही उठाते हैं कि एक इंसान क्राइम करने पे मजबूरी क्यों होता है, उसको इच्छा ही क्यों आती है कि यार मुझे किसी को मारना है, किसी को हर्ट करना है, कुछ चोरी करनी है, कुछ करना है। तो कौन-कौन से ऐसे फैक्टर हैं आपको लगता है कि एक इंसान ना मजबूर हो जाता है कि यार उसे अब ये कदम उठाना पड़ेगा? जैसे कि हम रास्कोल्निकोव का देख लो एग्जांपल। वो जहाँ पर है वहाँ पर मोस्टली आप देखूँ तो वो अपने पेट के लिए ही कर रहा है। अभी फिलहाल देखा जाए तो उसकी कोई डिज़ायर मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। तो आपके हिसाब से एक इंसान जो है वो क्राइम करने पे कब मजबूर हो जाता है? अपना एग्जांपल ले लो कि आपके साथ ऐसा क्या हो जाए कि आप क्राइम करने में मजबूर हो जाओगे कि मुझे मारने में मजबूर हो जाओ आप? देखिए, इसमें क्या है ना, मैं अगर रास्कोल्निकोव पे पहले आता हूँ, मैं रास्कोल्निकोव का थोड़ा समझाता हूँ कि उसकी साइकोलॉजी क्या है ना? उसकी साइकोलॉजी ये है कि रास्कोल्निकोव के पास एक इंटेलेक्चुअल, मतलब दिखाया गया है कि वो इंटेलेक्ट है उसके पास। मतलब एक स्टूडेंट है जिसके पास एक इंटेलेक्ट है। ऐसा नहीं है कि वो जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल भी इंटेलेक्ट नहीं है उसके अंदर, इंटेलेक्ट है उसके अंदर। बट उसके पास कुछ क्या कहते हैं ना, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझने की एक वो है अपने पास कि मैं एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी हूँ। उसके पास एक ऐसी समझ है कि मैं एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी हूँ और जो मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो कि समाज का भला कर सकता है। ठीक है? जिसको कहते हैं ना कि एक सेंस अपने आप को समाज से ऊपर ले लेना। ठीक है? अब ये बिलीफ किसी भी रीज़न पे आ सकता है कि हो सकता है या तो आपका ग्रुप वैसा रहा हो जहाँ पे आपको, मतलब हो सकता है ना कि आपका ग्रुप एक ऐसा रहा हो जिसने उस बिलीफ को और ऊपर उठा दिया हो कि यार हाँ, तुम ही हो भाई, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो। तो रास्कोल्निकोव का वो नेचर है उस किताब में। उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी हूँ, अगर मैं इस ओल्ड लेडी को खत्म कर दूँगा तो मैं कुछ समाज का भला कर दूँगा। ठीक है? उसको ऐसा लगता है कि आई एम द वन जो कर सकता हूँ। लेकिन जब वो कर देता है तो उसको समझ में आता है कि यार जो बिलीफ है उसका वो गलत था। ठीक है? तो अब बात आती है कि किस रीज़न पे आदमी कर सकता है क्राइम या जो भी है। ख़ैर मैं तो उस लेवल का एक्सपर्ट नहीं कि मुझे तो नहीं पता कि क क्या करता होगा, मतलब क्या उनकी साइकोलॉजी होती होगी, वो मुझे नहीं पता। बट मुझे एक लगता है कि जो आप सोचते हो, राइट? तो अगर आपको गलत डायरेक्शन में किसी ने बहुत ज़्यादा फ़ीड किया है, गलत डायरेक्शन इन सेंस कि अगर आपने, जैसे मैंने बोला रास्कोल्निकोव का जो कैरेक्टर है, तो जैसे उसको सोनिया बाद में मिलती है, जो सोनिया एक कैरेक्टर है उसमें जो उसको समझाती है कि यार तुम गलत कर रहे हो, तुमने जो किया है वो गलत है, पहले तो एक्सेप्ट करो इस चीज़ को। एक्सेप्टेंस की ओर उसको लेके जाती है ना, कि उसको करेक्ट कराती है। मान लीजिए वो सोनिया का कैरेक्टर उसको पहले मिलता, जब उसने वो मर्डर नहीं किया था। मतलब मिलता इन सेंस कि वो अपनी जो उसका साइकोलॉजी है वो शेयर करता, तो शायद वो नहीं करता। क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपके जो बिलीफ है ना, वो या तो गलत भी हो सकते हैं, जो सही भी हो सकते हैं और बहुत गलत डायरेक्शन में बहुत गलत हो सकते हैं। पर अगर आपको उस गलत डायरेक्शन में और फीड किया गया, ठीक है? तो आप फिर बहुत, मतलब कहीं भी जा सकते हो आप उस सेंस में। दूसरी चीज़ ये होती है कि एक फैक्टर और होता है आइसोलेशन का, जो मुझे लगता है कि जैसे मैंने इसका देखा ना कि रास्कोल्निकोव का कैरेक्टर भी यही है कि बहुत आइसोलेटेड कैरेक्टर है वो। उसको ह्यूमन इंटरेक्शन भी पसंद नहीं है उसको। ठीक है? तो हमें एक चीज़ ये भी देखनी चाहिए कि कोई अगर बहुत आइसोलेटेड है, राइट? तो आइसोलेशन का गेम ये है कि उसके पास जो बिलीफ हैं, अब यार वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। अब वो गलत बिलीफ पर अगर बहुत ज़्यादा सोचता जा रहा है, सोचता जा रहा है, सोचता जा रहा है, सोचता जा रहा है, तो वो और भी गलत कर सकता है। तो एक आइसोलेशन भी एक फैक्टर है कि यार आइसोलेशन भी इस चीज़ को करा सकता है। बट मैं सबके केस में नहीं कह रहा कि आइसोलेशन बिल्कुल ही खराब है, ऐसा नहीं, नहीं आपने होना बहुत चाहिए अच्छा भी जो। नहीं शील हाँ। भाई आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा है। आपने अगर टैक्सी ड्राइवर मूवी देखी है तो आप समझ जाओगे क्या आपने क्या मैंने बोला है देखी अभी। है, हाँ, हाँ। टैक्सी ड्राइवर में मैंने यही देखी तो है होता और है। हाँ, हाँ, करेक्ट। मैंने एक्चुअली वो कॉलेज में देखी थी, पता है आपको? मुझे वो समझ नहीं आई थी मूवी तब। अच्छा। मुझे मुझे वो समझ नहीं आई कि दिखाना क्या चाह रहा है कि यार ये, पता नहीं, कोई लोग बोलते हैं कि नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड पे भी बेस्ड है वो, पता नहीं, मैंने दोबारा नहीं देखी मूवी, मैंने बस कॉलेज टाइम पे देखी थी। तो कॉलेज टाइम पे भी वही है कि वो आइसोलेशन में रहता है पूरा, है ना? उसके पास कोई कोई ह्यूमन कनेक्शन, देखिए, अब मैं फिर आता हूँ उस पॉइंट पे कि डॉस्टोयेव्स्की का एक और खास बात ये है कि वो ह्यूमन कनेक्शन की इंपॉर्टेंस दिखाते हैं। जैसे उनकी एक किताब है पुअर फोक्स, ठीक है? पुअर फोक्स में उन्होंने यही दिखाया कि यार बुरी से बुरी सिचुएशन में आप फँस जाओगे। लेकिन अगर एक ह्यूमन कनेक्शन है ना आपके पास, एक बिलीफ रहता है आपके पास, एक होप रहती है कि आप कर जाओगे यार, कुछ तो हो सकता है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जब हम कॉलेज में होते हैं ना, तो सबकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब होती है। सब बहुत खराब हालत में ही होते हैं।
लेकिन एक हम ह्यूमन कनेक्शन शेयर करते हैं ना अपने दोस्तों के साथ कि यार ठीक है, हो जाएगा यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कनेक्शन जब हम शेयर करते हैं, तो हम उतनी बड़ी प्रॉब्लम जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है ना हमारे साथ, हम उससे बाहर निकल जाते हैं। तो हुँ, ये है कि जब उस ड्राइवर टैक्सी ड्राइवर में भी यही है कि ह्यूमन कनेक्शन उसका ज़ीरो होता है। वो किसी से कोई बात ही नहीं करता है, अपना टैक्सी चलाता है, आता है और कुछ-कुछ सोचता है, एक्सरसाइज़ करने लग हुँ, जाता है, कभी क्या करता है वो पता नहीं। तो पर मैं ये कह रहा हूँ कि ह्यूमन कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूमन कनेक्शन आपको एम्पैथी भी डेवलप करता है ना आपके अंदर। यार आप अगर किसी हुँ, इंसान के बारे में समझना चाहते हो, तो एक ह्यूमन कनेक्शन बहुत ज़रूरी होता है ना, कि आप समझो कि हाँ, ये भी एक चीज़ होती है। अगर बहुत आइसोलेट रह के आप सोचते रहोगे कि हाँ, यही एक बहुत महान थॉट है मेरा, और खुद के बारे में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोच लेना, ये भी हुँ, एक गलत बात है कि आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोच लोगे। क्योंकि मेन चीज़ क्या है ना, मैं बताता हूँ आपको कि आप जो भी काम करोगे ना, उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ होने वाले हैं, और बिल्कुल वो कॉन्सिक्वेंसेज़ आपको लेने पड़ेंगे, उसका ज़िम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। अब आप अभी ना लो, जिसको कहते हैं ना कि मैं हुँ, तो अभी नहीं ले रहा, मेरा ये है वो है, पर आपको लेने पड़ेंगे वो, आप कहीं नहीं भाग सकते उन कॉन्सिक्वेंसेज़ से। तो एक मुझे लगता है आइसोलेशन भी एक फैक्टर है, जहाँ पे अगर एक ह्यूमन कनेक्शन आदमी नहीं शेयर करता है, तो वो और सोचता जाता है और सोचता जाता है, तो वो लगता है कि यार मैं तो बहुत महान आदमी हूँ। मेरी ही सोच सही है, ये सब बेकार की सोच है, जैसा रस्कोल्निकोव हुँ, है उस अ, किताब में। हुँ। पर टैक्सी ड्राइवर आपने एकदम सही मूवी बताई, क्योंकि मुझे ट ट मैंने हाँ, यार हाँ। कॉलेज में देखी थी और मुझे समझ में नहीं आई थी कि बनाई मैं क्या है इसमें अरे मूवी। एक्चुअली में हाँ, उसमें टैक्सी ड्राइवर मैंने अब जस्ट मुझे लगता है पिछले साल देखी होगी। बट मेरे हाँ। साथ ऐसा होता है कि मैं जब मूवीज़ देखता हूँ, तो मैं पेपर पेन लेके बैठता हूँ। ये अजीब तरीका है, मुझे अच्छा। पता है। और मैं क्या हाँ, हाँ। करता हूँ, मैं उस कैरेक्टर के साइकोलॉजी को उस ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं मूवी को मतलब इंटरप्ट भी हो रहा होता हूँ, कुछ लोग बोलेंगे गलत तरीका है। पर मैं करता हाँ, मूवी हाँ। देख लेता हूँ और उसके बाद पेपर पेन लेके उस कैरेक्टर के बारे में सोचता हूँ, उस कैरेक्टर के साथ ऐसा क्या हुआ? वो कैसा था? हुँ। फिर कैरेक्टर उसमें वो ना डेवलपमेंट आप एक्चुअली सोचते हैं। वो एक्चुअली में क्या हाँ, होता है, टैक्सी ड्राइवर में वो कैरेक्टर जो होता है ना, वो इतना अकेला रहता है कि उसके अंदर हाँ, उस किसी असैसिनेशन का थॉट आ जाता है उसके दिमाग में। हाँ, वो प्राइम हाँ, मिनिस्टर या हाँ। प्रेसिडेंट होता है, मुझे नहीं पता, पर उसका असैसिनेशन का थॉट आ जाता है। बाद में वो ड्रॉप हुँ, कर देता है, लेकिन ये दिखाता हाँ, है कि किस तरीके से जो एक सोसाइटी होती है या फिर जो हुँ, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी हम रह रहे हैं, जो सिटीज़ के अंदर कंक्रीट के जंगल में हम लोग रह रहे हैं, कितना अकेले हो जाते हैं और उस हाँ। अकेलेपन में ऐसा ख़्याल आना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो जाता है कि आप ऐसा सोच रखो आपके दिमाग में आ जाए ऐसे थॉट, क्राइम वाले थॉट। आइसोलेशन में आप कुछ भी सोच सकते हो ना। अब आइसोलेशन में तो हुँ, आपको आपको ये भी लग सकता है कि मैं बहुत महान हूँ, ये भी लग सकता है जो मैं सोच रहा हूँ एकदम सही है। अगर आपको एक सेकंड ओपिनियन नहीं मिलेगा कभी भी, तो आपको यही लगेगा ना कि यार मैं जो सोच रहा हूँ तो बिल्कुल सही है। हुँ, सेकंड ओपिनियन मतलब एक ह्यूमन कनेक्शन तो आपको चाहिए ही चाहिए। वो नहीं मिलेगा तो फिर तो प्रॉब्लम ही ना आपके साथ, कि आपको लगेगा कि हाँ ठीक है। अब वो टैक्सी ड्राइवर में यही तो है, वो अपने आप उसका तो उसमें क्या कहते हैं, नरेशन चलता है ना उसमें। हाँ, नरेशन में सोचता रहता है, वो सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है। तो मुझे लगता है कि यार ह्यूमन कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। हमें उसको नहीं हुँ, भूलना चाहिए और उस पे ध्यान देना चाहिए कि मतलब जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत अकेला हो रहा हूँ, तो यू शुड शेयर विथ एनीवन कि यार ये हुँ, अ, मेरे दिमाग में चल रहा है। और क्योंकि क्या है ना यार, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अ, हर चीज़ के ना रास्ते होते हैं, चॉइसेस आपके पास होती हैं हमेशा, कि आप एक चॉइस ये भी है, एक चॉइस ये भी है। एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव चॉइस भी होती है, एक कंस्ट्रक्टिव चॉइस भी होती है। तो ह्यूमन कनेक्शन से फ़ायदा ये होता है कि आप कंस्ट्रक्टिव चॉइस की तरफ जा सकते हैं। बात ये है बस, और कुछ नहीं है। हुँ, लेकिन वो ह्यूमन भी अच्छे होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप हाँ, बेवड़ों के साथ रह रहे ये तो हैं। यार टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई वाला गेम है कि हाँ, अब हाँ। मैंने वही बोला ना कि फिर संगति अगर वैसी है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। संगति ही मतलब जिसको कहते हैं ना, अगर वो कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, हुँ, आपके जो थॉट्स हैं उसको और मतलब और ऊपर लेके जा रहे हैं और ऊपर लेके जा रहे हैं, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। फिर तो न नाश ही नाश है, और कुछ नहीं होना उसमें। हुँ। फिर वो है गेम। तो दोस्तोयेवस्की ने जो दूसरा वर्ड डाला हुआ है, पनिशमेंट डाला हुआ है। क्राइम की बात हाँ, तो हमने हाँ। कर ली, पनिशमेंट। हुँ, तो हुँ। जब ये पनिशमेंट वर्ड मैंने पढ़ा ना और मैंने जो हालत देखी रास्कोल्निकोव की, तो मैंने हाँ, सोचा कि यार इसको भले ही पुलिस कल को ना पकड़ पाए, लेकिन जो आपने हाँ। बोला कॉन्सिक्वेंसेस अपने वर्ड सुने कि कोई भी हम जब हुँ, काम करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो ओह! भले बिल्कुल, ही हाँ। रियल वर्ल्ड में उसको कॉन्सिक्वेंसेस ना हो, लेकिन वो जो इनर वर्ल्ड था, उसके अंदर उसको कॉन्सिक्वेंसेस हाँ, झेलने पड़े। साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क कह सकते हो एग्ज़ैक्टली। आप। हुँ, अंदर हुँ। जो तूफान मच गया, जो उसके डीमन्स उसको हॉन्ट करने लगे, वो सबसे वो बड़ी बहुत चीज़ है ना, उससे कहाँ हाँ। भागोगे आप बताओ? आप अगर हुँ, किसी किसी एक आदमी से तो भाग सकते हो आप। मैं किसी एक आदमी से भाग के मान लो मैं गोवा चला गया, गोवा में रहने हुँ, लगा। बट लेकिन आपके अंदर वाली चीज़ से तो आप नहीं भाग पाओगे ना, उनसे तो झूठ नहीं बोल पाओगे ना, उससे कैसे झूठ बोलोगे आप? तो अंदर जो उसके टर्मोइल चलता है, जो अंदर उथल-पुथल चलती है, उसकी वजह से ही उसको समझ में आता है कि यार गड़बड़ हो गया मुझसे, ये गलत कर दिया हुँ, मैंने। तो अंदर अंदर वाली चीज़ से तो नहीं बच पाओगे ना आप, यही उसका अल्टीमेट गेम है।
जो उसने उसमें समझाया है। प्लस एक ह्यूमन कनेक्शन थ्रू सोनिया उसने समझाया कि यार, क्योंकि वो परेशान होता है बहुत तब, कि यार मैंने ऐसा कर दिया, तो दोनों चल रही होती है, मैं बताया ना आपको, उसके अंदर दोनों चल रही होती है। एक तो उसको जस्टिफाई कर रहा होता है, एक सेल्फ उसका, दूसरा सेल्फ बोल रहा होता है कि नहीं गलत कर दिया, गिल्ट हो गया, फियर में आ जाता है, वो पैरानॉइड हो जाता है कि यार अब मुझे पकड़ लेंगे, ये है वो जो भी है। पर जब सोनिया है ना, उसको यही समझाती है कि देखो इससे निकलने का तरीका एक यही है कि तुम एक्सेप्ट करो कि पहले तुमने गलत किया है। जिस दिन तुम एक्सेप्ट करोगे तब तुम एक रिडेम्पशन की तरफ जाओगे। एक जो तुम्हारी थिंकिंग है ना, वो तब सेटल होगी जब तुम एक्सेप्टेंस पे आओगे। और मैं बता रहा हूँ, एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज है। अगर आप एक्सेप्टेंस कर लेते हो तो वो उथल पुथल शांत होती है। फिर वो अगर आप देखें तो कन्फेशन करता है कि हाँ मतलब मुझसे गलत हुआ, और देन उसका रिडेम्पशन का पाथ है जब उसको काटना होता है सजा, वो है। इवन जेल्स के अंदर भी यही होता है, प्रिजनर्स वगैरह को सबसे पहले यही सिखाया जाता है। पता नहीं वहाँ पे कौन होता है, कोई होता होगा। उनको बोलता है हाँ एक्सेप्ट कर लो यार, तुमने जो किया है, मुझे पता हाँ है कि वो तुम्हें रात में कुछ ऐसा तो होता नहीं कि सारे कैदी हाँ साइकोपैथिक होते हैं। कुछ में तो हाँ। ऐसा होता है कि यार उनको बहुत परेशान करती है कि मैंने गलती हो गई मेरे से, ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले उनको ये सिखाया मुझे जाता है लगता है हर एक्सेप्टेंस। हर आदमी के अंदर आता होगा ये कि गलत हुआ है। ये जो टर्मोइल है ना, ये साइकोपैथिक चलता ही होगा। साइकोपैथ्स में हाँ, नहीं आता, वो अलग बात है। साइकोपैथ्स के साइकोपैथ्स तो की बात अलग है। फिर साइकोपैथ्स पर अगर हम जा रहे हैं तो यार वो तो फिर काइंड ऑफ रोबोट ही है फिर तो वो, मैं तो समझता हाँ, हूँ कि क्योंकि उनके अंदर वो प्रोसेस ही इमोशंस। नहीं कर सकते ना बायोलॉजिकली, वो हाँ है ही नहीं, उनका हाँ सिस्टम ही वैसा खराब हो रखा है अंदर हाँ, से। करेक्ट। हाँ, साइकोपैथ्स तो फिर अलग हो गया कि लाइक उनके अंदर फिर बहुत खराब चीजें है फिर वो तो। या बट ह्यूमंस का बट मैं बता रहा हूँ कि जो एक आम इंसान है वो जरूर सोचता है, उसके अंदर जरूर ये उथल पुथल चलती है। क्योंकि यार आप देखिए, वो तो बहुत बड़ी चीज हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, जो क्राइम एंड पनिशमेंट में होती है। अगर आप एक छोटी सी चीज भी कर देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने किसी को डांट भी दिया, या किसी से आपकी लड़ाई भी हो गई ना, तो आपको शायद उस दिन नहीं समझ में आएगा कि आपने गलती करी है, बट अगले दिन आपको ना वो चीज ना खाएगी अंदर ही अंदर, की गलत बोल दिया यार, गलत नहीं बोलना चाहिए था। और एक सेल्स आपको समझाएगा कि नहीं नहीं सही बोला, ऐसे ही होना चाहिए था। तो जब एक हुँ, छोटी सी चीज पे आप इतनी उथल पुथल हो सकती है, तो वो तो यार बहुत बड़ी चीज उसने करी है उस किताब में जो दिखाया है। तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। और ये नेचर पे भी डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से रहते हुए आए हैं स्टार्टिंग से, हुँ। वो है। आपको लगता है हिटलर को भी हुआ होगा ऐसा कुछ? हिटलर यार एक अलग केस है। हिटलर का तो आ, मेरे पास तो हिटलर के लिए तो मतलब आ, ये है कि यार उसने जो किया बहुत ही गलत किया है। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि उसको पता नहीं उसको क्या समझ, उसको भी शायद मुझे लगता है वही एक फैक्टर उसके दिमाग में भी था कि मैं बहुत बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी आदमी हूँ, मैं सब कुछ अपने हिसाब से हुँ, करूंगा जो भी चीज है। और जो वायलेंस की तरफ वो ले गया ना, वो बहुत गलत चीज है। और मतलब वही मुझे लगता है कि हिटलर के अंदर भी यही एक सेंस रहा होगा कि यार मैं बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी आदमी हूँ, जिसकी वजह से उसने वो किया। वो जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है ना आदमी के अंदर, जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो एक्सट्रीम लेवल ऑफ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर की, मैंने किया। और मेरे पास तो उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं है कि भाई वो अच्छा आदमी था, बुरा आदमी था, क्या था। मतलब बुरा तो बहुत था, पहली बात तो मैं कह दूं। पर मेरे डेविल पास उसके था वो लिए यार कोई वो, सिंपैथी नहीं है कि जो उसने किया शैतान। बहुत ही गलत किया भाई। और मैं उसको समझना भी नहीं चाहता कि वो किस सेंस में किया, क्या किया। बट कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं, जो उसने किया, बहुत खराब थे। तो मुझे उस आदमी को समझना ही नहीं, बात बस ये है कि हुँ, जो इस लेवल पे गलत कर सकता है, बात ये है बस। ये है बाकी हो कि गए भाई आप उसकी का क्या अपने हो गया एक्शंस को पता नहीं। जस्टिफाई करने के लिए ना इंसान कर देता है हम्म। कई बार ऐसी चीज़ें। और दूसरी चीज़ ना, हाँ। एक एक वर्ड मैंने पढ़ा था बिहेव बुक के अंदर, आपने अगर कभी सुना है, रॉबर्ट सपोल्स्की की है। उसमें अच्छा एक वर्ड होता है, एक प्रोसेस ही होता है एक्चुअली में, उसको कहते हैं डीह्यूमनाइजेशन। अच्छा। उसमें क्या ओके। होता है कि हम्म। अगर मान लो मैं रोज बोलूँ एक बंदे से कि सुशील कॉकरोच है, सुशील हम्म। कॉकरोच है, सुशील बिल्ली है, सुशील हाँ। कीड़ा है, तो होगा हम्म। ये कि उस सामने वाले इंसान के दिमाग में क्या होगा, जो एम्पैथी वाला पार्ट होगा, जहाँ एम्पैथी प्रोसेस होती हम्म। है, वो पार्ट हम्म। ऑफ हो जाएगा। क्योंकि अब करेक्ट। हाँ। ह्यूमन रहे नहीं, क्योंकि मैंने आपको डिह्यूमनाइज़ कर हम्म। दिया, ये बोलकर कीड़ा हाँ। बोल दिया, मकोड़ा बोल दिया। हम्म। तो यही हम्म। स्ट्रैटेजी रहती है मोस्टली डिक्टेटर्स की, कि वो दूसरे हाँ। जिससे भी उनको जो भी हेट्रेड फैलानी होती है, तो वो यही करते हैं, एम्पैथी वाला पार्ट टर्न ऑफ हो जाता है फिर आपका। तो वही है ना इस कि तरीके से अगर आपके अंदर एम्पैथी नहीं है ना, तो आप बहुत गलत डायरेक्शन में जाएंगे। फिर वो कोई एक हुँ, डायरेक्शन है नहीं, फिर बहुत गलत चले जाएंगे आप। तो ये है कि एम्पैथी होना बहुत जरूरी है। और ह्यूमंस को ह्यूमंस की तरह समझना पहले बहुत जरूरी है। इंसान भाई इंसान है, उसको इंसान की तरह समझो। सबसे बड़ी चीज वो है कि इंसान की जान की कीमत क्या है, पहले वो समझो। इंसानियत क्या हुँ, है वो समझो। उसके बाद आप जाओ ना कि क्या कहते हैं,
तब तो बात की चीज है, आप तो बाद में समझोगे, पहले तो आपको वही बेसिक चीज नहीं समझ में आ रही कि इंसानियत क्या है, ह्यूमैनिटी क्या है, इंसान के इमोशंस किस तरीके से काम करते हैं। तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि लोगों को सोचना चाहिए इस बारे में और चलना चाहिए आगे कि भाई इंसान की तरह समझो लोगों को, और जो उनके इमोशंस है उसको भी समझो भाई। एम्पैथी एम्पैथी लाओ अपने अंदर की, अ, अगर कोई परेशान है तो यार उसको भी समझो कि वो क्यों परेशान है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब इसको एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि अब हम काफका को टच हुँ। करने वाले हैं। काफका की हुँ, हुँ। मेटामॉर्फोसिस हमने डिसाइड किया था पढ़ेंगे। तो हुँ, आप जब पढ़ रहे थे मेटामॉर्फोसिस हुँ, को, तो मुझे लगता है हुँ। आपके दिमाग में भी ये ख्याल आया होगा कि यार हम भी तो यही हैं, कीड़े ही तो हैं हम। हम कीड़े जैसी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं। देखिए वो उसमें बहुत पर्सपेक्टिव है। अगर आप हाँ, काफ़्का पर का मैं मेटा पहला हाँ, पर्सपेक्टिव टच करना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल, हाँ, जानता हूँ यहाँ बिल्कुल आप अलग-अलग मैं थीम्स समझ हैं, गया हम आपका सबको पॉइंट, टच हाँ। सबको टच करेंगे। बट पहला हाँ। क्वेश्चन सबसे दिमाग में यही उठा क्योंकि जब वो उठता ही कॉकरोच हुँ, बन के है, वो जो हुँ, कीड़ा बना हुआ है हुँ, बड़ा-सा, तो हुँ, हमारे हुँ, दिमाग में मैं ही तो हूँ यार ये भी। और क्या हूँ हाँ, मैं? रोबोटिक लाइफ़ जी रहा हूँ, हुँ, कीड़ों वाली ज़िंदगी जी रहा हूँ मैं भी। हुँ। आपका क्या हाँ, सोच आपकी मतलब सोच आप बताओ? देखिए, मेरा मेरा उस पे क्या पर्सपेक्टिव है ना, मैं बताता हूँ। मैंने जब वो किताब पढ़ी थी, तो बहुत इसके डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। मैं सबको टच करूँगा, लेकिन मैं अपना जो मैं उस समय एक चीज़ समझा था, जो मुझे समझ में आई थी, कि वो ये था कि जैसे वो जब वो उठता है, तो ग्रेगर सेंसा जब उठता है सुबह, तो वो देखता है कि वो एक जायंट कॉकरोच में बदल गया है, कीड़े में बदल गया है एक। और वो उठ नहीं पा रहा है उस समय पे, वो कोशिश कर रहा है कि मैं कैसे मूव करूँ अपने आप को, ये सारी चीज़ चल रही है ना उसके अंदर। तो इमीडिएटली मेरे अंदर जो हिट किया था ना उस चीज़ को सोच के, वो ये हिट किया था कि, और उस समय पे अगर आप देखोगे ना, वो ये भी सोच रहा है कि वो सेल्समैन की नौकरी करता है ना, वो ट्रैवलिंग सेल्समैन होता है। तो वो ये सोचता है कि यार मैंने इतना काम किया, मैंने ये किया, मैंने इतनी मेहनत करी और मुझे उस समय पे ये कर लेना चाहिए था। बैक थॉट जो उसके दिमाग में आ रहे होते हैं उस समय थ्रू उसकी जॉब को लेके जो आ रहे होते हैं ना, तो मेरे अंदर ये आया कि जो मेरा एक पर्सनल पर्सपेक्टिव मैंने उससे लिया था। बाद की बात करेंगे एलियनेशन और वो आइसोलेशन, जो फिलॉसफिकल हुँ, हुँ, पर्सपेक्टिव्स बहुत हुँ। चल रहे हैं उसमें। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं स्टार्टिंग से बहुत काम कर रहा था, लाइक मैंने बहुत काम किया स्टार्टिंग में, मैंने बहुत मतलब एक्स्ट्रा आवर्स मैंने बहुत किए, ठीक है? तो जिसकी वजह से क्या है ना, मेरी जो मेडिकल हेल्थ है वो प्रॉब्लम करना स्टार्ट हुई, ठीक है? होता क्या है कि जब आप स्ट्रेच करते जाते हो, करते जाते हो, स्ट्रेच करते जाते हो, एक टाइम आता है जब आपकी बॉडी जवाब दे देती है कि अब भाई इससे ज़्यादा नहीं होगा, कि जो तुमने कर दिया वो तो हो ही गया है, ठीक है? और जिस दिन वो जवाब देती है ना, उस दिन आपकी हालत ग्रेगर सेम्सा जैसी हो जाती है कि उस दिन, जिसको कहते हैं ना, धम जैसी गिरती है बॉडी से। वो हुँ, ग्रेगर सेम्सा कोलैप्स हो एक दिन जाती है। में, हाँ, कोलैप्स, यस, कोलैप्स इज़ द करेक्ट वर्ड। ग्रेगर सेम्सा एक दिन में ग्रेगर सेम्सा नहीं बना ना। ग्रेगर हुँ, सेम्सा का जो आइसोलेशन अंदर चल रहा था, जो एलियनेशन वो फ़ील कर रहा था कि समाज से उसको काट दिया गया है, उसको एक वो बना दिया गया है फैमिली ने कि भाई तू पैसा कमा और तू ही सब कुछ कर, ये सारी चीज़ें जो हैं, उसकी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। तो वो ग्रेगर सेम्सा एक दिन का ग्रेगर सेम्सा नहीं बना, या एक दिन में ही वो ओवरनाइट कॉकरोच नहीं बना। उससे पहले के बहुत सारे फैक्टर्स जो उसके दिमाग में चल रहे थे, जो उसके अंदर चल रहे थे, वो सब मिलके बने। तो पहला थॉट जो मेरे अंदर वही आया था कि मेरा बैक पेन स्टार्ट हो गया था बहुत ज़्यादा, और ओके। बैक पेन इतना इतना मुझे स्टार्ट हो गया था कि एक ही दिन स्टार्ट हुआ और मुझे उसी दिन समझ में आ गया कि बैक का गड़बड़ हो गया है कुछ। तो बैठना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता था, मुझे बैठ नहीं पाता था मैं उसमें। तो मुझे बस वही समझ में आया पहली चीज़ तो भाई ग्रेगर सेम्सा को पढ़ के, जो मैं खुद से हुँ, रिलेट किया कि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं ना, तो हमें एक एक अपनी मेंटल हेल्थ और हमारी जो फिजिकल हेल्थ है ना, उसको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप उसको नेग्लेक्ट करोगे ना, तो एक दिन आपकी बॉडी जवाब देगी देगी, और उस दिन आपकी जो हालत है ना, वो ग्रेगर सेम्सा वाली हो जाएगी कि आप बैक थॉट्स लेके आओगे दिमाग में। क्योंकि उस दिन मैं यही सोच रहा था, मतलब जब मेरा बैक पेन हुआ था, कि यार मुझे उस समय पे रेस्ट करना चाहिए था, मुझे छुट्टी ले लेनी चाहिए थी, या मुझे मतलब स्टार्टिंग टाइम की बात बता रहा हूँ, तो ये करना चाहिए था, मुझे वो करना चाहिए था। क्योंकि मैंने अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दिया, ना मैंने एक्सरसाइज की, ना मैंने अपनी मेंटल हेल्थ को ध्यान दिया। मुझे लगा कि हाँ यार, मेंटल हेल्थ क्या है, ऐसे ही हो जाता है, सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये पहला फैक्टर जो मैं बता रहा हूँ ना कि डिस्पाइट ऑफ जो फैक्टर्स चल रहे हैं कि ना, फिलॉसफिकल फैक्टर्स हैं बड़े उसमें, आइसोलेशन, एलियनेशन, ये सारी चीज़ें। हुँ, हुँ, बट एक तो आप पर्सनल भी लेते हो ना उस किताब से, कि हाँ भाई हुँ, पर्सनली जो मैंने लिया इस किताब से ये लिया। तो पर्सनली मैंने ये लिया था कि मेरी भी हालत ग्रेगर सेम्सा वाली हुई थी, क्योंकि मैंने फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। काम को मैंने बहुत ओवर कर दिया था, जिसकी वजह से मेरी बॉडी कोलैप्स हो गई एक दिन में, उसी दिन। मतलब धीरे-धीरे हुँ, होती है ना कोलैप्स बॉडी, तो एक दिन नहीं होती ना, पर पता आपको एक ही दिन चलता है। तो विजुअलाइज़ेशन उसको एक ही दिन हुआ ना ग्रेगर सेम्सा को, कि हुँ, आज मैं कीड़ा हुँ, बन गया हूँ। पर वो बन रहा था, टाइम टू टाइम वो बनता जा रहा था। शायद
एक और इंटरप्रिटेशन ये है कि उसके अंदर जो फीलिंग चल रही थी ना, वो एलियनेशन की, वो जो आइसोलेशन की, कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे जी रहा हूँ, ये है, वो है। उसको एक विजिबिलिटी मिल गई उस दिन, और कुछ नहीं है। एक विजिबिलिटी मिल गई कि भाई मैं तो कीड़ा बन गया, और मैनिफेस्ट हो जो गई वो कीड़ा चीज़, बनता हाँ। है, वो जो कीड़ा बनता है तो उसकी फैमिली का भी ट्रीटमेंट आप देखिए फिर अलग हो जाता है। हुँ, क्योंकि आप जब कीड़ा बन गए, और फैमिली भी बहुत ऐसे शॉक नहीं होती है, स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो बहुत शॉक नहीं है कि ये कीड़ा कैसे बन गया। फैमिली को ये लगता है कि उनको भी शायद ये अंदाज़ा होता है कि ये बनने वाला था किसी दिन, शायद, मुझे हुँ, ऐसा लगता है। हुँ, हुँ, उनको भी हुँ, ये हुँ, अंदाज़ा था कि शायद ऐसे बनने वाला है, क्योंकि इसके अंदर वो चीज़ चल रही थी बहुत दिनों से, कि मैं ऐसा हूँ, मुझे लोग और वो भी कहीं न कहीं यार फिर काफ़्का पे ही आती है बात। काफ़्का भी उसी उसी सेंस में फ़ील किया करते थे, जो ग्रेगर सेम्सा भी क्या है, काफ़्का का ही वर्ल्ड है, राइट? क्योंकि अ, अगर आप देखेंगे कि वो भी एक ऑथोरिटी से ही लड़ रहा है उसमें। काफ़्का की किताबों में ऑथोरिटी से ही लड़ाई होती है, और कुछ तो होता नहीं है उनमें। मतलब बहुत कुछ होता है, सॉरी। हुँ, 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 मतलब हुँ, मेनली जो होता है ऑथोरिटी से लड़ाई हो रही है। तो जब वो ऑथोरिटी से भी लड़ रहा है कि यार उसका जो सेल्समैन का कोई मैनेजर है, जो भी है, वो आ गया पूछने की यार हुँ, क्या हो गया इसको? तो सिर्फ़ काम, काम, काम चल रहा है वहाँ पे। इंसान को हुँ, उसको कोई देख ही नहीं रहा है कि वो कॉकरोच बन गया है ना? हुँ, और वो कॉकरोच क्यों बना है? क्योंकि उसकी कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वो कॉकरोच बना है। हुँ, और क्योंकि उसके कुछ फैक्टर्स की वजह से वो समाज से कट गया, एलियनेशन में आ गया, आइसोलेशन में आ गया। अब और क्योंकि अब वो समाज के खाँचा जो होता है ना, एक समाज का एक खाँचा होता है। अगर आप उसमें फिट नहीं होते हो, तो फिर समाज आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता है भाई। हुँ, जैसे समाज का क्या खाँचा है कि मैं जैसे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अ, अगर आप क्योंकि उसमें ये होता है कि उसमें वो पैसे कमा रहा होता है और उनका जो लोन-वोन होता है वो भर रहा होता है ना? हुँ, अब जब वो बन गया, क्या कहते हैं, कॉकरोच बन गया, तो अब भाई वो पैसे नहीं दे पाएगा, जो हुँ, फैमिली है। तो उसमें ये दिखाया काफ़्का ने कि फैमिली भी उसको बहुत गलत तरीके से ट्रीट करने लग जाती है, कि क्योंकि अब तुम समाज के खाँचे से अलग हो गए ना। कंडीशन अप्लाइड हो जाता है ना, कि ये हाँ, कंडीशंस खाँचा अप्लाइड ये है। कहता है कि हाँ, खाँचा ये कहता है कि यू आर द प्रोवाइडर, आपको पैसा कमाना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो जब आप समाज के खाँचे से अलग हो गए, तो समाज आपको अलग तरीके हुँ, से ट्रीट करता है, कि हुँ, अच्छा ये तो फिर क्योंकि मेनली गेम क्या है ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पैसे को तो बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, ऑब्वियसली। जब तक आप ये देखिए, अगर आप पैसे कमाते हैं, तो जब आप नहीं कमाते थे और जब आप कमाते हैं, उसमें आदमी और जो समाज है ना, उसका जो बिहेवियर होता है ना, वो बिल्कुल अलग हो जाता है आपको लेके। ये पहले तो आप ये भी होता है महसूस कि करते होंगे, घर पे? ये होता है, ये सबके साथ होता है एक्चुअली, हमारे ये साथ ह्यूमन होता है। नेचर है ना इसमें। हाँ, कुछ नहीं कर सकते इसमें, ह्यूमन नेचर यही है कि हुँ, बेस्ड ऑन मतलब पैसे ही आपको कंसिडर किया जाता है कि अच्छा ठीक है, ये पैसा कमाता है तो कुछ होगा, ऐसा नहीं है कि ये ऐसा है। तो गेम ये है कि जो पैसे को लेकर जो बात चल रही है ना, कि उसमें काफ़्का ने ये दिखाया है कि अब वो प्रोवाइडर नहीं रह गया, अब वो पैसे नहीं कमा रहा वहाँ पे, तो उसके बाप को भी खल रहा है, और उसकी जो फैमिली है उसको भी खल रहा है। माँ का थोड़ा दिखाया है कि हाँ, माँ को थोड़ा है कि माँ का रहता है, हुँ, मदर का भी रहता है। तो और वो भी आया उनके काफ़्का के खुद के वर्ल्ड से, क्योंकि उनके फादर के साथ हुँ, फ्रिक्शन था काफ़्का का। हुँ, काफ़्का के भी फादर का जो फ्रिक्शन था बहुत ज़्यादा था। और इवन अगर आप देखेंगे कि वो जो आता है कि उसमें ये दिखाया गया है कि ग्रेगर सेम्सा कन्फ्यूज़ भी है हुँ, कि भाई मैं बन कैसे गया? और एक तरफ वो सोच भी रहा है कि यार मैं इसलिए बन गया क्योंकि मैं ये, मतलब प्रॉपर रीज़निंग काफ़्का उसके पास भी नहीं है, ग्रेगर सेम्सा के पास नहीं है। और हुँ, जो एक इंसिडेंट बैठता है काफ़्का का, कि काफ़्का ने क्या किया था एक बार कि उसके फादर से कुछ पानी-वानी माँग लिया था, उसने उसको बालकनी में जाके खड़ा कर दिया था रात में। रात का समय था जो भी था, खड़ा कर दिया था बालकनी में जाके कि पानी क्यों माँग रहे हो? क्योंकि काफ़्का के फादर जो थे, खुद स्ट्रगल करके आए थे बड़े, और उनका एक्सपेक्टेशन था कि ये भी सही जगह जाए, और स्ट्रगल तो बहुत स्ट्रिक्ट जो होता है ना, और हाँ, फ्रिक्शन जो होती है बेसिकली। तो काफ़्का को उस रात ये समझ में नहीं आया कि यार इन्होंने मुझे पानी तो माँगा था मैंने, मुझे इन्होंने बाहर क्यों खड़ा किया? मेरी क्या गलती है? और वही जो हेल्पलेसनेस है ना, वही जो होता है ना कि कन्फ्यूज़न है कि मुझे मुझे ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? हुँ, वही हुँ, ग्रेगर सैमसन में भी दिखती है, वही ट्रायल में आप जोसेफ केको को देखो, उसमें भी दिखती है कि यार मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? ये कन्फ्यूज़न कैसे हो गया मेरे साथ? और अथॉरिटी को लेके लड़ाई इसलिए दिखती है क्योंकि उनके घर में जो अथॉरिटिकल फिगर थे, उनके फादर थे, और उनके फादर ने जो अथॉरिटी चलाई उन पे, जिसकी वजह से वो हेल्पलेस फ़ील होते थे। उनको लगता था कि यार मतलब मेरा तो कोई वजूद ही नहीं दिखता है, ये तो मुझ पे इतना जो होता है ना हुँ, कि प्रेशर डालते हैं, ये सारी चीज़ करते हैं। वही पैरेलल आप चले जाओ तो ग्रेगर सेम्सा की लाइफ़ में भी दिखता है, उस किताब में। हुँ, तो बिल्कुल सही कह ये रहे हो। एक फैक्टर है जो काफ़्का ने उसमें दिखाया है बेस्ड ऑन दैट। और
ये एक मैं बता रहा हूँ कि और पर्सपेक्टिव जो हैं, जो दिखते हैं कि मेटामॉर्फोसिस में जब वो बन गया उस तरीके से, एक जो मेरा पर्सपेक्टिव मैंने लिया था कि हाँ, ये अगर हेल्थ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो यही होने वाला है आपके साथ भी, कि ग्रेगर सेमसा ही एक तरीके से बन जाओगे। और इंसेक्ट भी इसलिए बनाया, देखिए उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि इंसेक्ट क्यों बनाया उसको? क्योंकि इंसेक्ट एक ऐसी चीज़ है ना कि लोगों को पसंद भी नहीं आता ना, हाँ। बात ये है। तो एक फॉर्म ऑफ वो भी दिखाया गया है कि यार इसको अब लोग नेग्लेक्ट करेंगे। इसको अब लोग ना इससे घिन करना स्टार्ट करेंगे। तो ना कि इंसेक्ट हो गया, अभी तो कीड़ा बन गया, इसको क्या मतलब अब इम्पोर्टेंस हुँ, देनी है, ये भी है, जो भी है। हुँ, तो वो है कि वो दिखाया उन्होंने, और वो पर्सनल तो होता ही होता है, ऑब्वियसली पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है राइटर का उसमें, कि जो उसकी लाइफ में हुआ है, वैसा ही वो पैरेलल उस किताब में भी खोजता है या बनाता है। वो कहानियाँ उसी पैरेलल पे चलती भी हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं जो मुझे लगता है उसमें दिखाए गए हैं, और एक जो मैंने अपना पर्सपेक्टिव बताया, मुझे लगता है वो है। एक एलिनेशन का कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि हुँ, हमारे अगर आप कार्ल मार्क्स को आप पढ़ोगे तो उसने भी एलिनेशन का हुँ, कॉन्सेप्ट उठाया हुआ है अपनी किताब में, जहाँ वो अच्छा। बताता है कि किस तरीके से जब कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, उसके अंदर मान लो मैं काम कर रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, आप मेरे बॉस हो। आपने बोला हुँ, भाई ये काम मुझे एक पेन बना के दे, चलो ठीक है, मैं एक पेन बना के दूँगा आपको। हुँ, तो अब मैं ये पेन जो बना रहा हूँ, इसका प्रॉफिट आपको मिलेगा क्योंकि आप इसको बेचोगे, अलग जो भी करोगे। इससे हुँ, मेरा और इस पे हक भी मेरा नहीं होगा कि ये मैंने बनाया है, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ, तो हुँ। मैं अपने ही काम से, अपने ही क्राफ्ट से ना दूर होता जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि हाँ, मैं हाँ। कुछ बना रहा हूँ, मैं कुछ अपना बना रहा हूँ। तो रियल सेल्फ से ना कैसे दूर कर देती है कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, वही दिखाया गया है इसमें काफ्का के अंदर कि कैसे एलिनेट फील कर रहा है वो बंदा इस वर्ल्ड के अंदर, कि यार मैं हुँ। रियल सेल्फ से दूर हो गया हूँ और वो कीड़ा बन गया है। सीधी-सी बात है, कीड़ा बन ही जाएगा। और हाँ, करेक्ट। बोलिए, और बोलिए। क्योंकि ये भी एक फैक्टर है ना कि जैसे अ, एलिनेशन का एक ये भी केस होता है ना कि यार आपसे वो काम कराया जा रहा है जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं है, या आपका हुँ, मन नहीं है बेसिकली। जैसे अगर आप देखेंगे काफ़्का का खुद का जो लाइफ़ थी, उनको वो जो जॉब दे दी गई थी वो उनको पसंद नहीं थी, हुँ, ठीक है? तो ये भी एक फैक्टर है कि शायद ग्रेगर सेमसा ट्रैवलिंग सेल्समैन का काम ना करना चाहता हो, शायद उसका कुछ और मन हो। हुँ, जिसकी वजह से भी आदमी जिसको कहते हैं ना एलिनेट होता है कि आपकी जो क्राफ्ट है, आपकी जो स्किल है, आप उसमें अगर नहीं लगे रहोगे, शायद आप वो काम कर रहे हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। तो हो सकता है कि आपके अंदर वो थॉट्स आएँ, और होता भी होगा कि ऐसा लगता होगा कि यार हम क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो भी हैं। खैर मेरा बिल्कुल भी यही है कि मैं भी आप आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो ना? हाँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो तो मेरे साथ भी यही है कि दोनों चीज़ें हैं मेरे साथ कि अ, बट मेरा एक पर्सपेक्टिव अलग है। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि यार इस लाइफ में यार पैसे तो कमाने हैं, पहली चीज़, ठीक है? हुँ, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आई एम डूइंग दैट जॉब फॉर माय अर्निंग, कि मैं एक एक मेरे पास एक लाइफ़स्टाइल रहे, सही लाइफ़स्टाइल जिसमें मैं हुँ, एक लाइफ़स्टाइल के हिसाब से चल सकूँ, बट मेरा जो मन है करने का, ठीक है? वो भी मैं साथ-साथ करता रहा हूँ। जैसे जो मैंने ये चैनल खोला, उसी लिए खोला क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे भी लगा कि यार ठीक है, जॉब तो चल रही है, जॉब हम कर ही रहे हैं, जॉब हम कर भी लेंगे हुँ, आगे, एक्सपीरियंस भी हो रहा है। पर ठीक है, अब क्या है ना कि एक सैटिस्फैक्शन भी चाहिए ना आपको, जो विज़िबिलिटी वाली बात है कि पेन मैंने बनाया, ठीक है? पर मुझे पता नहीं चला कि ये पेन का कंट्रीब्यूशन मेरा कहाँ था और कितना, कहाँ किसकी विज़िबिलिटी क्या है। विज़िबिलिटी भी आप देखते हो ना चीज़ों को लेके। हुँ, तो मैंने यही सोचा कि यार ये एक एक चीज़ है, इसके साथ भी ट्राई चलते हैं, कि इसको भी खोलते हैं साथ-साथ, कि जितना मैं एक्सप्रेस कर सकूँगा अपने आप को, तो मुझे लगेगा कि हाँ, एक सैटिस्फैक्शन है मेरे पास कि ठीक है, मैंने ये भी किया बिकॉज़ ऑफ योर लाइफ़स्टाइल यू हैव टू अर्न मनी, तो वो है, वो हुँ, करेंगे ही करेंगे, हुँ, बट ये भी एक फैक्टर है कि जिसको मैं अपना टाइम दे सकूँ, कि जो मेरे अंदर रियल जो मैं सोचता हूँ, जो मैं समझता हूँ, वो चीज़ में जा सकता हूँ। हो सकता है कि मैं इसमें ज़्यादा बेहतर हूँ, जिसको मैं करना चाहता हूँ, राइट? हुँ। इंस्टेड ऑफ उसमें, वो भी आप बेहतर हो जाते हो क्योंकि धीरे-धीरे आप सीखते जाते हो, समझते जाते हो, तो वो एक गेम है। तो दोनों साइड रहती है हमेशा, पर इसमें पर्सपेक्टिव का गेम है कि कुछ लोग बहुत परेशान हो जाते हैं इस चीज़ को सोचते हुए कि मैं वो नहीं करना चाहता हूँ। ये बैलून क्यों ये उड़ा क्या रहे हुआ? हो? पता नहीं कोई कैसे गेस्चर हुआ? कर दिया होगा आपने, वो गेस्चर ले लेता है स्ट्रीमयार्ड। हो सकता है, हाँ। पर लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि एक ब्रेव डिसीजन भी है ये। हुँ, एक चीज़ है कि ब्रेव डिसीजन भी होता है कि, और कुछ लोग लेते हैं कि उनको अपना पैशन में ही जाना है, उनको जॉब में नहीं जाना है। वो भी एक अच्छी चीज़ है। आप एक ब्रेव डिसीजन ले पा रहे हैं और आप वो कर रहे हैं जो आपको करना है।
वो भी एक अच्छी चीज़ है, वैसे भी कर सकते हो। मतलब ये पर्सपेक्टिव है, सबका अपना-अपना होता है कि मैंने देखा है कुछ लोगों को कि वो जॉब नहीं करते हैं, वो लोग डिसाइड कर ले और वो सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आपको अगर डिसाइड है ना आपके दिमाग में कि करना क्या है आपको, दैट इज़ द बेस्ट थिंग कि वो आपको पता है फिर कि मुझे क्या करना है। तो सब पर्सपेक्टिव है कि आप मतलब अर्निंग करें, उसके साथ कुछ करें या आप सिर्फ़ वही करें जो आपको पसंद आता है, भले ही उसमें अर्निंग पहले कम हो, बट धीरे-धीरे आप उसमें ग्रो कर जाओ क्योंकि आपको अपनी क्राफ़्ट पे भरोसा है, आपकी स्किल पे भरोसा है। तो वो भी एक अच्छा पर्सपेक्टिव है कि आप उससे भी जा सकते हो और उसमें जाने के लिए आपके अंदर जिसको कहते हैं ना रिस्क लेने की ताकत होनी चाहिए। जो जो आपको अलग बनाती है और जो मुझे अच्छा लगता है कि लोग रिस्क जिस तरह से लेते हैं और फिर उसको मतलब कन्वर्ट करते हैं कि ठीक है, जो मैंने सोचा था मैंने एट द एंड कन्वर्ट भी कर दिया। तो वो है। कभी आपको वो कहते हैं ना एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस हुआ है, कभी हिट किया है? लाइक कि मैं एकदम से रात में आप सो रहे हो या फिर हाँ। मतलब सोने ही वाले हो और एकदम से दिमाग में सवाल आया, यार मैं क्यों हूँ यहाँ पे? मैं कर क्या रहा हूँ? मेरा देखो इसमें क्या है ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक तो मैं फ़िलॉसफ़ी पढ़ता हूँ, ठीक है? पर मैं बहुत ज़्यादा फ़िलॉसफ़ी नहीं पढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं डीप फ़िलॉसफ़िकल आदमी नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा फ़िलॉसफ़ी में घुसा हुआ आदमी हूँ, क्योंकि मैंने देखा ना लोग बहुत डीप फ़िलॉसफ़िकल भी हैं और वो लोग अच्छा काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो फ़िलॉसफ़ी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उनको बहुत आसान भाषा में लोगों को दिखा देते हैं कि यार ये देखो, ये एक फैक्टर है, ये सारे फैक्टर है। बट मेरे साथ क्या है कि मैं पढ़ता हूँ, मैं समझता भी हूँ, बट मेरे साथ गेम क्या है मैं अपना पर्सनल बता सकता हूँ कि एक मेरा है फ़िलॉसफ़िकल स्पेस, एक मेरा है लिटरेचर का स्पेस, एक मेरा है पर्सनल स्पेस। अब मैं करता क्या हूँ कि फ़िलॉसफ़िकल जो स्पेस है, वो तो लिटरेचर के साथ मिक्स होता है, क्योंकि अच्छा। लिटरेचर और फ़िलॉसफ़ी का एक गेम है, उन लोगों का साथ रहता है। हुँ, पर पर्सनल स्पेस में मैं जो फ़िलॉसफ़ी है, उसको मिक्स तब करता हूँ, जब मुझे लगता है कि मैं इसको अप्लाई कर पाऊँगा अपनी लाइफ़ में। और मैं हुँ, सही बताऊँ ना आपको, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ ये चीज़ कि मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ या मेरा वाह! क्या एक्जिस्टेंस का मतलब है या कुछ नहीं। बट एक्जिस्टेंशियलिज़्म से मुझे अच्छी बात ये लगती है कि एक्जिस्टेंशियलिज़्म जो ये बात कहता है ना कि लाइफ का तो कोई प्रीडिफाइंड मीनिंग होता नहीं है, कोई मीनिंग से आप आते नहीं हो यहाँ पे। बट आप खुद का मीनिंग जो इंडिविजुअलिटी पे वो बात करता है ना, वो मुझे पसंद आता है और उसको मैं अप्लाई भी करता हूँ अपनी लाइफ में कि आप जो करेंगे वो आपके ऊपर ही अप्लाई होने वाला है। जो आप करने वाले हैं, जैसे आपके एक्शंस होंगे, जैसे आपके चॉइसेस होंगी, उसके बेस पे आप बन जाओगे, जो आपको बनना है। डेस्टिनी आपकी जो है, आप खुद की आर्किटेक्ट हो हुँ, अपने डेस्टिनी के। वो मुझे पसंद आता है तो मैं उसको अप्लाई करता हूँ, कि हाँ, ये एक सही तरीका है। जैसे जॉन पॉल सार्त्र की बात है ना कि उन्होंने आइडेंटिटी की बात करी थी। उन्होंने आइडेंटिटी की बात ये करी थी कि जो आप बता रहे थे ना कि लोग कहते रहते हैं कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आइडेंटिटी लेबल लगाते हैं आपके ऊपर कि हुँ, मान लीजिए आपका एक पॉडकास्ट खराब हो गया, तो लोग आपको लिखने लग जाएँगे, इसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, इसको बोलना नहीं आता है, ये है, फलाना है, ढिकाना है, सारी चीज़ करेंगे। तो हुँ, जॉन पॉल सार्त्र का एक बहुत अच्छी बात ये थी कि उन्होंने कहा कि आइडेंटिटी आपको अपने ऊपर लेनी है। लोग आपका लेबल डिसाइड नहीं कर सकते कि आप क्या हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है। खुद को आपको समझना पड़ेगा कि आपकी आइडेंटिटी क्या है और थ्रू योर एक्शन, थ्रू योर चॉइसेस आपको उस पे काम करना होगा। ये कितना अच्छा फैक्टर है जो मुझे अच्छा लगता है, मैंने कहा हाँ, ये मैं अपनी लाइफ में यूज़ कर सकता हूँ। इसको मैं लगाता हूँ। हुँ, और दूसरी बात जब वो ये कहते हैं कि आप खुद से झूठ मत बोलिए पहली चीज़ तो। जब आप खुद से झूठ बोलने लग जाते हैं ना कि अ, ये बोलते हैं कि यार तुम्हारे पास फ्रीडम है, आपके पास फ्रीडम है, आप एक चॉइस ले सकते हो और उस चॉइस के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो आपको लेनी होगी, उससे नहीं भागना है। अगर आपने कोई चॉइस ली है, जैसे अगर आपने मान लीजिए पॉडकास्ट खोलने की एक चॉइस ली कि मुझे पॉडकास्ट खोलना है, मुझे आगे बढ़ना है इसी चीज़ में, तो आपके पास एक हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि हाँ, अब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ये है कि मुझे डेली इस पे बहुत वर्क करना है, अपनी स्किल को और सुधारना है, सारी चीज़ें करना है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको टेक केयर करना होगा, उस चॉइस का जो कॉन्सिक्वेंसेज़ है उसको आपको टेक केयर करना होगा। तो इंडिविजुअलिटी की बात आ गई ना वो कि हुँ, मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे ऊपर अप्लाई हो रहा है और मैं उस चीज़ में और बेहतर हो सकता हूँ। और झूठ बोलने की बात ये हो गई कि झूठ बोलने वाली बात वो ये आती है कि खुद से झूठ ना बोलने का मतलब ये है कि जब आप ये सोचने लग जाते हैं ना कि मैं बहुत हेल्पलेस आदमी हूँ यार, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, वो मना करते हैं कि ये मत कीजिए। ये करेंगे तो आप बहुत गलत डायरेक्शन में चले जाएँगे। आप सब कुछ हुँ, कर सकते हैं, आपके पास एक फ्रीडम ये जो वो बात करते हैं ना कि फ्रीडम और चॉइस आपके पास हमेशा है। ये आप सोच के चलिए। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना जो मुझे लगता है हाँ, ये अप्लाई हो सकती हैं रियल लाइफ़ में, तो मैं अपने पर्सनल स्पेस में उसको रख लेता हूँ। या फिर हुँ, स्टोइसिज़्म की जो बात होती है, स्टोइसिज़्म भी मुझे पसंद आता है। क्योंकि स्टोइसिज़्म में भी अगर आप जाएँगे ना तो स्टोइसिज़्म में बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। वो डिफ़िकल्ट हैं बट आप अगर उसको समझेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे स्टोइसिज़्म मैं अगर कवर करूँ थोड़ा-सा,
कि वो ये क्या बात करता है कि एक्सेप्टेंस की बात करता है स्टोइसिज्म। पहली चीज तो कि पहली चीज तो एक्सेप्टेंस लाओ अपनी लाइफ में कि जो चीज मतलब कहने का मतलब ये है कि यार आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते इस दुनिया में। आपको ये देखना पड़ेगा कि कंट्रोलेबल क्या है, अनकंट्रोलेबल क्या है। कंट्रोलेबल आपके पास क्या है कि आपका जो एक्शन है और आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे वो आपके कंट्रोलेबल है। और जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो है दूसरों के ओपिनियन, जो लोग आप पे लगाते रहेंगे, जो भी चल रहा है उनका। और हम परेशान होते हैं अनकंट्रोलेबल्स को लेके ज्यादा कि यार इसने ऐसे क्यों कह दिया, इसने वो क्यों कह दिया। तो अनकंट्रोलेबल्स पे जब आप ज्यादा वो कहते हैं कि परेशान नहीं होना है कंट्रोलेबल्स पे, आपको ज्यादा आपको कंट्रोलेबल्स पे ध्यान देना है कि आपके कंट्रोलेबल्स क्या है उस चीज को देखते हुए। दूसरी चीज स्टोइसिज्म ये कहता है कि प्रेजेंट मोमेंट पे आप फोकस कीजिए, जो कि सबसे डिफिकल्ट टास्क है, सबसे डिफिकल्ट। कि अगर आप बहुत ज्यादा पास्ट पे सोचेंगे तो भी आप एक परेशानी रहेगी आपके साथ, बहुत ज्यादा फ्यूचर को सोचेंगे कि तो भी एक परेशानी रहेगी। प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए, तो आप आगे बढ़ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो ये इतना अच्छा थॉट प्रोसेस है कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं लाइफ में। ये बहुत डिफिकल्ट है अप्लाई करना, क्योंकि हमारे लिए एक्सेप्टेंस बहुत लेट आता है, मतलब लाइफ में बहुत लेट आता है। पर वो इससे क्या है ना कि इनर पीस बनी रहती है आपके पास, और इनर पीस सबसे जरूरी है लाइफ में। क्योंकि एक्सेप्टेंस जब आपके पास आ जाएगा ना कि यार जैसे मेरा आज इन्वर्टर खराब हो गया, मुझे पता था कि ठीक है, खराब हो गया, क्या है इसमें, सही होगा करेंगे, जैसा होगा पॉडकास्ट वैसे करेंगे। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे ना कि मेरे अराउंड ही दुनिया घूम रही है, ये क्यों हुआ, तो फिर ये क्यों हुआ, ये सारी चीजें वो मना करता है। स्टोइसिज्म कहता है कि नहीं, आपके अराउंड दुनिया नहीं घूम रही है, आपको बस ये समझना पड़ेगा कि एक एक्सेप्टेंस लाना पड़ेगा कि भाई जो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ बस उस पर काम करूंगा। अनकंट्रोलेबल्स का मेरे ऊपर कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, मुझे उस पर ध्यान नहीं देना, उस पर परेशान नहीं होना। तो ये मैं यूज करता हूँ, जो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा, तो मतलब आप समझ रहे हैं ना कि मैं किस चीज में बोला चाह रहा हूँ कि मैं मेरा जो समझ गया। पर्सनल स्पेस है, मैं बहुत फिलोसफिकल आदमी नहीं हूँ, मुझे बहुत ज्यादा फिलोसफी में घुसना भी नहीं है। मैं पढ़ लेता हूँ, बट मुझे ये है कि इसमें मैं क्या यूज कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मैं वो उस चीज को अप्लाई कर लेता हूँ कि हाँ ये एक चीज है, मैं इसको कर सकता। बट मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं इस दुनिया में क्यों आ गया और मेरा क्या मीनिंग है इस लाइफ में, ऐसा नहीं लगा मुझे कभी। हो सकता है लोगों को लगता हो, बट ये है थोड़ा। नहीं, मुझे हिट करती है काफ़ी चीज़ें, इसी कारण मैंने आपसे पूछा अच्छा। कि हाँ मैं हाँ अकेला हाँ। पागल तो नहीं हूँ। कई बार ऐसा होता है, क्योंकि मैं जब ऐसा देखता हूँ यहाँ बैठे-बैठे कि ये पूरा ब्रह्मांड देखता हूँ, मैं इमेजिन करता हूँ कितना बड़ा ब्रह्मांड है, और उसमें एक छोटे से प्लैनेट के, एक छोटे से कंट्री के, एक छोटे से हाँ शहर के, छोटे से बेडरूम के, छोटे से बेड पर वो बंदा बैठा हुआ है और वो ये सोच रहा है, इस छोटे से दिमाग पे हाँ जो 20 वॉट ऑफ, हाँ। जो पता नहीं पावर कितनी कंज़्यूम करता है हमारा ब्रेन, उसमें इतनी हम्म पावर कहाँ से आ गई कि वो अपने एक्जिस्टेंस के बारे में सोचने लग गया। और हाँ, मानता भी हूँ कि कई बार कुछ लोग ये कहते हैं कि फालतू क्वेश्चन है, मत पूछा करो हाँ कि हाँ हम यहाँ पे क्यों आए हैं? कोई बंदर सोचता है हाँ। क्या, या कोई कुत्ता सोचता है कि यहाँ पे मैं क्यों हूँ? तो मैंने बोला हम्म कोई दिक्कत, लेकिन आप देखा जाए तो ये सवाल जब ह्यूमन्स ने सोचना शुरू किया तब से ही है। सारे हमारे जो हम्म। पूर्वज थे वो ये बोलते थे हम यहाँ पे क्यों हैं? ये आसमान क्या है? ये दुनिया क्या है? तारे क्या हैं? बिजली क्यों गिर रही है? ये सारे वहीं से फिलॉसफी का जन्म हुआ। कुछ लोग बोलते हैं कि करेक्ट। फिलॉसफी का हाँ, मतलब ये होता है। क्वेश्चनिंग का ही गेम है, हाँ, फिलोसफी क्वेश्चनिंग वही। ही है। हाँ। हाँ, तो उसी कारण मैंने बस सोचा कि चलो, क्योंकि ये मेरा पर अच्छा इसमें लगता है कि हाँ, पर बोलिए, इसमें बोलिए अगर आप। आप देखेंगे तो सॉरी, हाँ कुछ बोल रहे थे आप। आप लैग कर रहे हैं क्या? मैं आपको बोलता हूँ फिर आप बहुत देर बाद रिप्लाई करते हो। पता नहीं, मैं तो अभी अभी नहीं, अभी सही आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक हाँ, है। नहीं, मेरे को तो लगा। मैं ये कह रहा था कि जैसे इसमें भी अगर आप जाओगे ना, तो आप अगर जैसे एग्जिस्टेंशियलिज्म जो बात करता है ना, वो हुँ, एक अच्छी फिलोसफी इसलिए भी है क्योंकि वो ये बोलती है कि आपको अगर लग रहा है कि कोई पर्पस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, राइट, मतलब जो बोलती है कि पर्पस और मीनिंग कुछ नहीं है इनहेरेंट लाइफ का, तो आप खुद अपना बना सकते हैं। हुँ, यानी कि आप अपने एक्शंस के थ्रू बना सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि यार क्या है मेरा पर्पस, क्या है मेरा मीनिंग, तो आपका जो चॉइसेस है, आपके जो एक्शंस है, आपके थ्रू योर एक्शंस आप बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पॉडकास्ट आज दे रहे हैं, तो आपको ये बात पता है कि अब मेरा पर्पस ये है कि मैं नॉलेज को और फैलाऊंगा, नॉलेज को और सीख करूंगा, और नॉलेजेबल चीजें ज्यादा देखूंगा, उसको नॉलेज को ज़्यादा सीक करूँगा। तो ये आपके लाइफ़ का पर्पज़ हो सकता है। आप हुँ, अगर फिलॉसफिकल एंगल में इस तरफ से जा रहे हैं कि अगर आपकी क्वेश्चनिंग ऐसी है कि यार मैं यहाँ पे कैसे आ गया? ये एक्जिस्टेंस का क्यों मेरा वो है? मतलब मेरा तरीका यही है अप्लाई करने का फिलॉसफी। पर हुँ, हुँ, यस, जो आपने बात बोली वो बहुत सही बात है कि एक डीप फिलॉसफिकल आदमी जब सोचता है तो वो इसी तरीके से सोचता है कि मेरा एक्जिस्टेंस क्यों है? और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? या फिर जो आपने बताया ना कि एक ज़ूम इन होके होके कि
पूरा यूनिवर्स, उसमें फिर उसके अंदर पृथ्वी, उसके अंदर फिर कॉन्टिनेंट, उसके अंदर ये सारी, तो ये होता है, ये एक सॉर्ट ऑफ थिंकिंग है। और ऑब्वियसली जो फिलोसोफर्स रहे हैं उनका यही हिट किया है। पहली चीज़ तो उनको ये हिट की हमेशा की, इसलिए वो थिंकर्स रहे ना उस सेंस में कि वो सोच पाए कि हाँ, ये हम इस तरीके से सोच सकते हैं, और कुछ कुछ उन्होंने सॉल्यूशंस दिए कि ऐसे आप सोच सकते हैं, ऐसे आप निकल सकते हैं इस चीज़ में। पर अगर ये ख़्याल आता है तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब ख़्याल है कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ? मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? ये सारी चीज़ें, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। बट हाँ, आपको ये सोचना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? मतलब मेरा पर्सपेक्टिव ये है। हुँ। बनारस गए हो कभी? बनारस में कभी गया नहीं यार, लेकिन मुझे जाने का बहुत मन है। मतलब जब से मैंने मसान देखी है तो मेरा बहुत मन है वहाँ जाने का। हाँ, मैं क्यों इसी कारण क्योंकि मैं एक जगह है वहाँ पे मैं बता रहा हूँ हुँ, क्योंकि मैं पिछले साल तो हाँ, पिछले साल ही गया था 2023 में। तो हुँ। मणिकर्णिका घाट आता है एक, क्योंकि काफ़ी अच्छा, हाँ, घाट है हाँ, वहाँ सुना पे। है मैंने, हाँ। हुँ, तो हुँ, मणिकर्णिका घाट पे क्या होता है, लाशें ही जल रही होती हैं सिर्फ़, हुँ, ठीक है? और हुँ। मेरे हिसाब से जो मसान की सीन की आप बात कर रहे हैं, वो शायद मणिकर्णिका घाट ही होता है, जहाँ पे जलाया जा रहा होता है। हाँ, जब हाँ। मैं उस घाट के आस-पास जैसे ही पहुँच रहा था, तो मेरे कदम रुक गए थे और मैं देख ओह! रहा था कि वहाँ पे ल ऐसा लग रहा है कोई मतलब रो नहीं रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पे मतलब किसी इंसान को जलाया जा रहा है। सब कुछ अच्छा। नॉर्मल लग रहा है और लाइन पे लगे हुए हैं लोग। आग ही आग लग रही है और एक इंसान लेकर ऐसे डंडे से आपने देखा होगा मसान मूवी में कैसे डंडा हाँ, वो मारना होता है। हाँ, हाँ, हाँ। करेक्ट, हाँ। और मैं जैसे ही थोड़ा और पास पहुँचता हूँ तो मैं मेरे हाथ-पैर ना थोड़े से ठंडे से पड़ जाते हैं और ये देख के नहीं कि हुँ, लाश है ये सब क्योंकि इतनी तो आदत हो गई है हुँ, वायलेंट मूवी हुँ, देखकर। पर मैं देख हुँ, रहा था कि ये इंसान कल शायद हँस बोल रहा होगा किसी के साथ हुँ, यू नो कि हुँ, किसी का कुछ होगा और आज इसके ये है कि आज इसके सर पे, इसके कंकाल पे डंडा मारा जा रहा है और इसका कंकाल हुँ, कैसे धड़ से नीचे गिर गया, जहाँ पे वो जल रहा था। करेक्ट। हुँ, उसी वक़्त ना बहुत ही कमाल की फ़िलॉसफ़ी मतलब फ़िलॉसफ़िकल थॉट मेरे दिमाग में आया कि यार डेथ जो है लाइक क्या हुँ, क्या खूबसूरत चीज़ है लाइक मतलब इससे ज़्यादा हुँ। अगर कोई बोलता है ना कि सच क्या है? तो मैं बोलूँगा मृत्यु है सच भाई, उसके अलावा तो बाकी चीज़ नकली हो सकती है बट मुझे एक चीज़ पता है कि हम जाने क्योंकि ज़रूर वाले हैं हाँ, यहाँ से। क्योंकि मृत्यु को आप देखते हैं ना, आपके साथ के जो लोग हैं वो एक दिन जाते हैं आपके साथ, जो हैं, और एक दिन आपको भी जाना है, तो ये एक सच है। हुँ। पर तो एक और चीज़ दूसरी और चीज़ क्या है कि ना, मैं हाँ? इसमें एक चीज़ जोड़ दूँ फिर आप बोलना हाँ, हाँ, बोलिए, सॉरी बोलिए, मैं हाँ। आपको इंटरप्ट कर हुँ, रहा हूँ और हुँ। प्लीज़ नहीं, कोई बात नहीं, जस्ट हाँ। साइड में ही दूसरा घाट था, हुँ, घाट तो काफ़ी ल हुँ। उधर एक बच्चे का मुंडन हो रहा है, छोटे बच्चे का। अच्छा, आप देख समझ रहे हैं गया मैं आपकी संगम, बात अब, हाँ। हाँ, लाइफ समझ एंड गया, डेथ का जब एक जन्म और एक हाँ, मृत्यु। और मैं वहाँ देख के ना ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ कि ओह माय गॉड गूज़बम्प मोमेंट मेरे हो रहे थे कि हुँ, यही तो लाइफ है, चक्कर है पूरा, खत्म कहानी यार। मैं हूँ क्या फिर मेरी हुँ। एक्जिस्टेंस का मतलब क्या है? मैं ये इस लाइफ और जगह डेथ का पड़ा सर्कल। रहूँगा। हुँ, हाँ, हुँ। तो बस आपका प्लीज़ कंटिन्यू करिए सॉरी। नहीं, तो सही बात है, और एक्चुअली डेथ का मेरे लिए क्या पर्सपेक्टिव है कि डेथ, आपने एक सही बात बोली कि ये अल्टीमेट ट्रुथ है। एक दिन आपको जाना है। ये तो आपका निश्चित है कि एक दिन आपकी डेथ होने वाली है। बट मेरे लिए क्या होता है कि जब मैं डेथ के बारे में सोचता हूँ तो मैं और ज़्यादा प्रेज़ेंट पे हो जाता हूँ। प्रेज़ेंट पे मेरी जो अवेयरनेस है और ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचिए कि 29 का तो मैं अब हो गया हूँ, ठीक है? अगर एवरेज भी कितना लगा लें, ह्यूमन जितना जीता है, 70 जो भी 80 जो भी है, तो वो ही कितना है कि 40 साल, 40, 45, 50 साल मैक्स टू मैक्स जो भी है, तो अब उतनी लाइफ रह गई है। अगर आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, हुँ, तो आप प्रेज़ेंट मोमेंट पे और फ़ोकस हो जाएँगे कि यार कर लो भाई, अभी जो करना है कर लो, अभी जी लो इस मोमेंट को। क्योंकि आप क्योंकि ये एक ऐसा थॉट है कि जो आपको एक रियलिटी की तरफ लेके भी जाता है, थोड़ा डराता भी है, साथ ही साथ आपको ये भी दिखाता है कि जो आप अभी है तुम्हारे पास, वो लेके तो ऊपर नहीं जाओगे। ऑब्वियसली आपके साथ तो कुछ भी नहीं जाने वाला ना ऊपर। सो जो चीज़ है, लड़ाई-झगड़े भी हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, भाई उसको सॉर्ट कर लो, उसको सब कुछ कर लो, खत्म करो यहीं पे ही सारी चीज़ें जो भी हैं। क्योंकि एक दिन तो हुँ, सबकी डेथ तो सर्टेन है ना यार, सब चले ही जाएँगे। तो यहाँ पे क्या गिले-शिकवे रख के जाना है और ये सारी चीज़ें तो मेरा तो मेन ये होता है कि मैं बहुत प्रेज़ेंट पे फ़ोकस हो जाता हूँ उस चीज़ को देखते हुए। मेरा हुँ, अवेयरनेस बहुत बढ़ जाता है प्रेज़ेंट को लेके कि यार प्रेज़ेंट मोमेंट बहुत ज़रूरी है। जो हम अभी जी रहे हैं या जो हम इस मोमेंट में जी रहे हैं। और जितना आप प्रेज़ेंट की हुँ, तरफ आ जाते हो, उतना आप लाइफ़ को अच्छे तरीके से जीते हो। बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही बात बोली यार प्रेज़ेंट मोमेंट वाली कि वो हुँ, आईना जो होता है ना थोड़ा-सा धुंधला हो गया है, वो साफ हो जाता है हुँ, एक पल के लिए, जब आप हाँ, डेथ के ऊपर बिल्कुल, कंटेम्पलेट करते हो। बिल्कुल, और हाँ। नियर डेथ एक्सपीरियंस अगर जिस इंसान को होता है ना, कभी आपने भगवान ना करे ऐसा हो कभी किसी के साथ, लेकिन ये मेरा एक थॉट है कि जिस इंसान को
जो मतलब होता है ना, एक मौत होती है, भग के आती है और एकदम से एकदम चाटा मारती है, लेकिन आपको छू नहीं पाती, आपके यहाँ से निकल जाता है। हाँ, ऐसे कई मोमेंट होते हैं लोगों की लाइफ में, तो मैंने उन इंसानों को हाँ। ना बाद में, जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद उनका बर्ताव देखा है, तो मैं देखता हूँ बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। क्यों? क्योंकि हुँ, जब नियर डेथ आप टच करते हो ना, तब आपके अंदर से ईगो खत्म हुँ, कर देती है वो। अबे तू क्या था? हुँ, तेरे को तो मौत ऐसे हुँ, पकड़ के उठा के भग जाती है लेकर, हुँ, लेकिन तेरे हुँ, को हुँ, छोड़ दिया यहाँ पे। तो एक चीज़ हुँ, वो ह्यूमिलिटी आ जाती है कि यार इतना भी कुछ नहीं हूँ मैं। मैं इतना भी बड़ा हुँ। कुछ तोप नहीं हूँ। वो तोप हाँ, वाली तोप फीलिंग नहीं हूँ खत्म हो भाई मैं, जाती है उस हाँ, वक़्त। ऑब्वियसली हाँ, सही बात है। दूसरी चीज़ जो प्रेज़ेंट मोमेंट वाली आपने बात बोली, क्लैरिटी आ जाती है। क्लैरिटी ये आ जाती है कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है इस लाइफ़ में, प्रायोरिटी क्या, हाँ, किस चीज़ को मुझे देनी है हुँ, ना? और थर्ड चीज़, कन्फ्यूज़न खत्म हो जाती है सारी कि यार अब इस इंसान को हाँ बोलना है या ना बोलना है। अब इस हुँ, इंसान को मुझे मतलब होता है ना, कई बार हम लोग कह रहे होते हैं कि मुझे अपनी दिल की बात हम नहीं कह पाते हैं। कभी हम अपने, जैसे हम अपने पापा को गले नहीं लगा पाते। हम लौंडे, हमारे अंदर ये होता है। हाँ, ये होता हमारे है। अंदर हाँ, जैसे ही मेरे को अंदर ये आएगा ना, मेरे एक बार हुआ भी था मेरे साथ, पिछले 2-3 महीने पहले ऐसा इंसिडेंट हुँ, हुआ था, जहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि यार गड़बड़ हो सकती है कुछ मेरे साथ। हुँ, तो मेरा ये ओह! दिल कर अच्छा। रहा था, सबसे पहले थॉट दिमाग में यही आया कि यार पापा को गले लगाना रह गया बस। हुँ, हुँ, उसके अलावा कुछ नहीं ये सोचा होता है, मैंने। हाँ। कोई पैसा, ये कोई करियर, कुछ नहीं। मेरा पापा को हाँ, गले लगाना है मुझे सही। यार। क्योंकि वो चीज़ देखिए एट द एंड आप वो चीज़ लेके नहीं जाओगे ना, पैसा और ये सारी चीज़ें लेके नहीं जाओगे। आप एक गिल्ट लेके जाओगे साथ में। लास्ट जब आपका टाइम आएगा कि यार गले नहीं लगाया था यार। ये एक थॉट आपके दिमाग में ज़रूर रह जाएगा। इंस्टेड ऑफ ये नहीं सोचोगे ज़्यादा कि यार पैसे कम कमाए या फिर ये भी जो भी था। बट जो चीज़ आप प्रेज़ेंट में कर सकते हो राइट, वो अगर आप नहीं कर पाओगे, तो वो एक बहुत खलेगा आपको उस समय पे। तो ये एक है, नियर डेथ एक्सपीरियंस बहुत कुछ चेंज करता है लोगों की लाइफ़ में। डोस्टोयेव्स्की की लाइफ़ में था नियर डेथ एक्सपीरियंस, बहुत चेंज हुई हाँ, उसकी वो लाइफ़। गोली, वो जो हाँ, मास्क लगा देते हैं और उसके बाद ठंडी हाँ, हवा में, जहाँ पे माइनस कुछ पता नहीं जहाँ पे 20 डिग्री 30 डिग्री है, हाँ, और बिल्कुल, आपके, और आप बस इंतज़ार कर रहे हो गोली के आवाज़ का। कि ओह बस माय गॉड! गोली चलेगी और गेल खेल खत्म बट वो लास्ट टाइम पे सज़ा चेंज हो गई और वो क्या कहते हैं साइबेरिया चले गए, वहाँ पे लेबर कैंप में उन्होंने काम किया। तो उनके लिए भी बहुत हुँ, क्योंकि तभी देखिए ना आप क्योंकि तभी वो आदमी बहुत लाइफ़ और डेथ को बहुत अच्छी तरीके से समझ भी पाता है, क्योंकि उसने मौत को बहुत पास से देखा है। उसको ये बात पता है कि लाइफ़ का क्या इम्पोर्टेंस है और डेथ का क्या इम्पोर्टेंस है, डेथ किस तरीके से आती है, लाइफ़ किस तरीके से वर्क करती है। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखा देता है, अगर किसी को नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ होगा तो वो और बेहतर तरीके से समझा पाता है, पता बट है, मैं लाइव एग्ज़ाम्पल है हमें डोस्टोयेव्स्की। साइकोलॉजी हाँ। हमें साइकोलॉजिस्ट से गालियाँ मिलेंगी, कहेंगे सालो ट्रॉमा, जो ट्रॉमा होता है उसका क्या? जो नियर डेथ एक्सपीरियंस ट्रॉमा देकर जाते हैं उसको हाँ, कैसे? एग्ज़ैक्टली देखिए एग्ज़ैक्टली ऐसा नहीं है कि देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ इसमें कि हमेशा साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए और हम करेक्ट पर्सन नहीं है कि जो सोचें उस तरह से, जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो सोच सकते हैं। बट जो इंसिडेंट डोस्टोयेव्स्की के साथ हुआ था राइट? सो उनके साथ जो लोग थे ना कि वो अकेले नहीं थे ना उसमें, उसके उनके साथ भी कुछ लोग और थे, हाँ, हाँ, जो हाँ, हाँ। लगे हुए थे। उनको उनको ट्रॉमा हुआ था। हाँ, वो मर गए थे शायद, एक मर भी कुछ गया लोग था। मर गए थे, उसमें ही मर गए थे, कुछ ट्रॉमे में मर गए थे, तो ऐसा नहीं है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस मुझे लगता है इनबियरेबल वो है, प्रॉब्लम है। वो भी उसके बाद आप बियर नहीं कर पाओगे ना उस चीज़ को कि अभी क्या हो गया हुँ, मेरे साथ एकदम। तो ट्रॉमा भी हुआ है, लोगों को उस समय पे ट्रॉमा हुआ था और उसमें कुछ लोग की डेथ भी हो जाती है। जो उनका जो इंसिडेंट था, डोस्टोयेव्स्की के साथ भी प्रॉब्लम हुई थी उसके बाद। ऐसा नहीं है कि डोस्टोयेव्स्की बहुत क्लियर निकल के आ गए, ऐसा नहीं है। उनके साथ भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। जिसको कहते हैं ना कि मेंटल जो हेल्थ होती है आपकी अफ़ेक्ट होती ही होती है और मेनली हुँ, साइकोलॉजिस्ट बता सकते हैं अच्छी तरीके से, हमने तो जो पढ़ा है हम वो बता सकते हैं बस। हुँ। साइकोलॉजी तो हमारा फ़ील्ड है भी नहीं। नहीं करना चाहिए उस पे ज़्यादा कमेंट्स, बिल्कुल। बात ये है। हाँ, मेरे चैनल पे आएँगे साइकोलॉजिस्ट, उनसे पूछ सकता हूँ मैं फिर मैं, अच्छा बिल्कुल रहेगा। आप आपके लिए तो आंसर आपके लिए तो क्वेश्चन तैयार हैं अब। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, एक्चुअली हुँ, मुझे ना, क्योंकि मैंने जो वादा किया था कि यार सिनेमा के ऊपर बात भी करनी है, मैं तो बहुत समय से ढूँढ भी रहा हूँ लोग कि जो सिनेमा और फिलॉसफी को एक साथ देखते हो। यार सिनेमा के अंदर क्या झाँक के देखते हैं लोग, क्योंकि सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है अलग-अलग। हाँ, करेक्ट, तो हाँ, मैं आपका जानना चाहता हूँ, लाइक आपकी कुछ ऐसी मूवीज़ जो आपको, जैसे आपने बोला नोट्स नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, जैसे आपको टच करी, इंस्पायर किया हाँ, हुँ, उस बुक ने आपको। तो वैसे ही हाँ। कुछ ऐसी मूवीज़ भी होती हैं जो हमें छू जाती है और उसके बाद हमेशा-हमेशा के लिए मतलब बदल देती है हमें, हमारी थिंकिंग को। तो ऐसी कोई मूवीज़ वगैरह? मेरी हैं एक्चुअली अगर आप देखेंगे मेरी 2 मूवीज़ हैं, मतलब जो मुझे हुँ, बहुत पसंद है। पहली है शॉशैंक रिडेम्पशन और दूसरी है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ये 2 और ये दोनों कॉम्बिनेशन में है मेरे साथ। ऐसा नहीं कि एक एक है। इन दोनों को कॉम्बिनेशन में हमेशा से यूटिलाइज़ करता हूँ लाइफ़ में अपने। क्योंकि शॉशैंक रिडेम्पशन इसलिए पसंद है मुझे क्योंकि वो होप की बात करती है। और मेरी लाइफ़ में बहुत ऐसा रहा है कि लाइक बहुत ऊपर-नीचे चीज़ें होती थी। तो जब मैंने वो मूवी देखी थी तो जब वो बात आती है ना कि होप इज़ अ गुड थिंग, मे बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग एंड नो गुड थिंग एवर डाइज़, जो बात वो कहता है। हुँ,
तो वो स्टेटमेंट मेरे दिमाग में रहा उस दिन से, और वो मेरे लिए आज आज तक मेरी बेस्ट लाइन है वो, कि मैं किसी को भी बोलता हूँ ना कि बेस्ट कोट मेरा क्या है, वो यही है कि होप को बनाए रखना है अपने साथ। और परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस इसलिए मुझे पसंद है क्योंकि वो एफर्ट पर बात करती है, सिर्फ होप से कुछ नहीं होता, आपको एफर्ट भी डालने पड़ते हैं ना। तो परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस इसलिए पसंद है कि वो बंदा इतना एफर्ट डालता है, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि वो एक जगह फेल होता है तो वो दूसरी जगह स्टार्ट करता है, वो वहां फेल होता है, फिर वो जो एफर्ट डालने वाली चीज है ना, कि मैं डालता जाऊंगा, ठीक है मेरा ये चीज नहीं चली कोई बात नहीं, मैं इधर आ जाऊंगा, ये नहीं चली तो इधर आ जाऊंगा। तो ये दो मूवी का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये मुझे बहुत पसंद आता है। और ये दोनों को ही मैं हमेशा से यूटिलाइज करके चलता हूँ कि एफर्ट डालने, अगर मैं फेल भी होता हूँ उस चीज में, चेंज कर लेंगे पाथ, वहां पे डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे, पर एक होप रखेंगे साथ में। एक होपलेस नहीं होना है कि लाइफ में कि अरे यार कुछ भी नहीं है, ये तो चलेगा ही नहीं, ये तो कभी कुछ नहीं होगा। तो होप और एफर्ट, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है मैं हमेशा बना के चलता हूँ अपने साथ। और ये दो मूवी ऐसी हैं जो मुझे बहुत हिट की थी कि यार दिस इज द परफेक्ट वे ऑफ शोइंग द सिनेमा, जिसको कहते हैं ना कि सिनेमैटिक आपका एक एक्सपीरियंस हो गया। तो ये दो मूवीज से मेरे साथ हुआ है कि इन दोनों मूवीज ने मुझे मतलब इम्पैक्ट किया है, और मेरे अंदर एक चेंज लाया है कि हाँ, ऐसे आप सोच सकते हैं और ऐसे आप कर सकते हैं। बाकी होप को लेके तो बहुत लोग और भी चीजें बोलते हैं कि होप नहीं करनी चाहिए, बट मैं ये कह रहा हूँ कि होप विथ एफर्ट हमेशा करना चाहिए, कि आप एफर्ट भी कीजिए उस साइड में, और एक होप भी रखिए कि हाँ होगा, ये चीज हो जाएगी जो चीज है। तो ये दो मूवीज हैं जो हमेशा मुझे लगता है कि मुझे बहुत पसंद आई और बहुत इम्पैक्ट भी किया मेरी लाइफ में। बॉलीवुड में नहीं है क्योंकि एक कोई? टाइम बॉलीवुड में भी है, बॉलीवुड में मसान एक मूवी है, मसान एक ऐसी मूवी है जो मुझे बहुत पसंद है, मतलब मेरी फेवरेट मूवी मसान ही है बॉलीवुड में अगर आप देखेंगे तो। क्योंकि मसान इसलिए, क्योंकि मसान ये बात करती है कि आप जो एक्सेप्टेंस ढूंढते हो, आप जो अपने आप को माफी ढूंढते हो, वो खुद कर सकते हो अपने आप को। एक एक्सेप्टेंस की बात करती है मसान, पहली चीज तो ये करती है कि आप अपनी लाइफ को दूसरा चांस भी दे सकते हो, इस पर भी बात करती है वो, कि यार किसी के साथ भी बहुत बुरा हो सकता है लाइफ में, ठीक है, आपके साथ भी बहुत बुरा हो सकता है, या आप कुछ उस चीज के लिए सोचते रहें कि यार मैं शायद वहां रहता, या मैं ये करता तो शायद कोई रह सकता था, है ना, कि बहुत बहुत गिल्ट होता है ना आदमी के अंदर या लोग के अंदर कि यार ऐसा मैंने नहीं किया। और वो एक अंदर जो वो रह जाती है ना कि कंक्लूड नहीं हो पाई वो चीज अंदर ही अंदर, तो कंक्लूड कोई और नहीं कर सकता, वो आप ही कंक्लूड कर सकते हो। वो गाना है ना, मन कस्तूरी रे जग दस्तूरी रे, कि आप वो कस्तूरी जैसे होता है कि वो जो हिरन है वो भागता फिरता है, वो स्मेल कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, वो खुद उसके अंदर होती है। तो वो कहीं से नहीं मिलेगा आपको, वो खुद से ही मिलेगा। वो जो चीज आप अ, चाह रहे हो ना, कि खुद को माफ करना होगा उस चीज के लिए, कि हाँ ठीक है उस समय सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे जिसमें मैं ज्यादा नहीं कर पाया, बट अल्टीमेटली लाइफ है, मैं सेकंड चांस दे सकता हूँ, अपने आप को मैं सेकंड चांस देता हूँ, ठीक है। क्योंकि दोनों में ग्रीफ है, आप देखिए दोनों की लाइफ का ग्रीफ है, जो पैरेलल चलती है ना स्टोरी की, एक देवी की लाइफ है, एक दीपक की लाइफ है, दोनों की लाइफ पे एक लॉस है, एक ग्रीफ है उनके साथ, जिससे वो उभर नहीं पा रहे हैं लाइफ में, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, दोनों स्टक हो गए हैं अपनी लाइफ में कि अब इसको कैसे हम दूर करें, कैसे दूर करें। बट वो माफी वो खुद में ही ढूंढते हैं लास्ट में, जो वो एक्सेप्टेंस आता है उनके पास। और जब आप माफ करते हो अपने आप को, होता है ना कि जिंदगी को एक नया चांस दिया आपने लाइफ में, कि हाँ ठीक है नए सिरे से भी जिंदगी स्टार्ट की जा सकती है, अब जो हुआ वो तो हुआ, उसमें क्या कर सकते हो। तो वो एक ये है, मुझे वो बहुत अच्छा लगा था उस मूवी का, कि लाइफ में आप दे सकते हो, आप लाइफ है, आप उसमें सेकंड चांस दे सकते हो, और जो कंक्लूड करना है वो आपको खुद करना है कंक्लूड, कोई आपके जाके कंक्लूड नहीं करने वाला कि ये है वो है, जो भी चीजें हैं ये क्लोजर ज्यादा आपको ही पता करना है, है। ये ज्यादातर उन लोगों के साथ होता है जो रिलेशनशिप में होते हैं, उनका ब्रेकअप हो जाता है, उनको पता भी नहीं चलता कि क्यों ये रिश्ता टूटा, क्यों मैं अपने डिवोर्स का केस ले लो कि क्यों ये रिश्ता टूटा और मैं बच्चे से अलग हो गया। हमें क्लोजर नहीं देती लाइफ कभी भी ना, कभी भी नहीं देती। या फिर कभी कभी इंसान भी इतने आजकल की इररिस्पॉन्सिबल हो गए, इतने लेस एम्पैथेटिक हो गए हैं कि वो कभी बताते ही नहीं है कि भाई ये कारण था, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं ढंग से। और वो उसके अंदर क्या होता है, हमारे अंदर वो चलती रहती है, फिर हम खुद की स्टोरीज में ही जीने लग जाते हैं कि शायद मैं ही ऐसा हूँ, मैं ही बुरा हूँ, मेरी लाइफ ही किस्मत ही खराब है। ट्रेजेडीज मेरे हिसाब से ना लाइफ में सबकी होती है, लेकिन वो होता है कि हम हमारा नजरिया क्या है उनको देखने का। हाँ, रिएक्ट कैसे करेंगे उस पे गेम हाँ। होता है, आप उसको कैसे, उस चीज को कैसे रिएक्ट करेंगे। और ये एक ऑब्वियस चीज होती है कि आप कुछ देर के लिए तो उसी चीज में रहते हो, उस पर्टिकुलर फेज में तो आप रहोगे ही रहोगे, बट जो वो मूवी दिखाती है, वो मूवी ये दिखाती है कि एक टाइम पे आपको क्लोजर करना पड़ेगा उस चीज को, आपको क्लोज करना होगा उस चीज को, कि अब लाइफ है आगे। ऐसा नहीं है कि आप इस चीज को लेके बैठे रहोगे कि पूरी लाइफ यार
उस चीज के साथ आपको नहीं जीनी है लाइफ, आपको क्लोज करना पड़ेगा और आपको जो नेक्स्ट फेज है लाइफ का उसको जीना पड़ेगा। तो वो मुझे बहुत एक अच्छा उसका लगा था जब मैंने एक उसका सीन है, बहुत फेवरेट सीन है मेरा, आई डोंट नो आप, हम्म, जब विकी कौशल रोता है और वो रोते हुए बोलता है साला ये दुख का खत्म नहीं होता अबे। खत्म नहीं होता रे, हाँ एंड इट करेक्ट, वाज, क्योंकि और वो हम्म, बहुत भारी मोमेंट था यार वो, क्योंकि वो हाँ बहुत देर से एग्जैक्टली, दबा के बैठा था अपने अंदर सारे हाँ इमोशंस वगैरह एग्जैक्टली को। एग्जैक्टली वही बात है, एग्जैक्टली वो। देखिए गेम क्या होता है ना, जब मैंने बताया ना आपको कि जब आप बहुत इमोशंस को दबाते हो तब आप बहुत कंक्रीट हो जाते हो। तो वो कंक्रीट हो जाता है कि वो इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है तब से। और इमोशंस ही एक ऐसा वे है जो आपको रिलीफ देता है एट द एंड ऑफ द डे, कि जब वो रोता है राइट, तो एक रिलीफ आता है उसके पास कि यार वो उस दिन रोता है ना बहुत खुल के। वो जो ट्रेन वाला सीन है, वो जो हम्म। रात में वो बैठे हुए हैं हम्म। सब, तो वो उस दिन रोता है, तो उस दिन उसके जो इमोशंस है वो बाहर आते हैं, एक्सप्रेस कर पाता है अपने आप को वो कि अब ठीक है। ये एक वे है जिसकी तरह मैं अपनी लाइफ को, जिसमें क्या होता है ना कि एक शांति मिलती है आपको एट द एंड ऑफ द डे, कि जब हम्म। आप एक्सप्रेस कर पाते हो। जितना आप दबाओगे अपने इमोशंस को और आप रिजिड होते जाओगे और आप परेशान होते जाओगे लाइफ में। तो इसलिए मैंने बात कही हम्म। ना कि किताबों का भी यही गेम है। किताबें क्या करती है ना, जो कंक्रीट आपके अंदर है ना उसको उसको तोड़ती है। जो काफका की भी बात है कि भाई हम्म। जो फ्रोजन आइस है आपके अंदर उसको कुल्हाड़ी वाला काम करती है। वो यही है कि जो आप फ्रोज करते जाते हो, जमाते जाते हो, जमाते जाते हो, जमाते जाते हो ना, उसको कोई चाहिए कि जो उस चीज को बाहर निकाले। हम्म। तो वो तो उसकी जो ट्रेजेडी थी उसके साथ जो होती है ट्रेजेडी, वो धीरे धीरे वो समझ लेता है कि ठीक है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे जब उसको ये समझ में आता है कि यार दुख काहे खत्म हम्म। नहीं होता रहे, जो वो बात बोलता है वो इसलिए ये कि अब वो एक्सप्रेस कर पा रहा है अपना, है ना। और किताबों का भी वही गेम है कि वो आपको एक्सप्रेस करवा देंगी। लाइक एक मीडियम चाहिए ना आपको लाइफ में, एक मीडियम हम्म। आपको अगर लाइफ में मिल जाता है अपने इमोशंस को बाहर निकालने का, तो वो मुझे लगता है कि सबसे बेहतर तरीका है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, और आप एक रिलीफ फील करते हो। जैसे ये भी होता है ना कि अगर आप रो लेते हो कभी, हम्म। बहुत कुछ आपके साथ हुआ, रो लेते हो, तो आपको एक अच्छा लगता है ना उस दिन की, हाँ यार चलो ठीक है। हम्म। कुछ मूवीज आपको रुला भी देती हैं, तो एक रिलीफ लगता है आपको कि हाँ, क्योंकि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाते हो। अगर हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो बहुत रिजिड हो जाएंगे, बहुत कंक्रीट हो जाएंगे, तब प्रॉब्लम होती है। हम्म। मुझे ऐसा लगता है। या हम्म, तो चलना चाहिए, मुझे लगता है अब काफी अच्छी बिल्कुल कन्वर्सेशन रही यार हमारी, है ना। बिल्कुल, मुझे बहुत मजा आया और इसमें। थैंक यू सो मच इतनी अच्छी डिस्कशन के लिए, बिल्कुल, क्योंकि थैंक यू दोस्तोयेवस्की के फॉर ऊपर मेरा इनवाइटिंग। काफी मन था, बहुत दिन से मन हाँ था हाँ कि किसी से बात करूं इसके ऊपर। तो हाँ। दोस्तोयेवस्की के बारे में मैंने सबसे बहुत से लोगों से, मैंने गेस्ट से पूछता भी हूँ कि क्या आप बात करोगे, हम्म, तो मुझसे कहते हैं अच्छा। यार मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, या फिर अभी हमने पढ़ा नहीं है, काफी टाइम हो गया पढ़े हुए, तो हम जा हम्म, नहीं पाएंगे। तो हाँ मैंने हाँ। कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप रेडी हो गए तो मुझे अच्छा लगा। नहीं, मुझे मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैंने आपका चैनल देखा और मुझे उस चैनल पे दिखा कि आपका जो इंटरेस्ट है टुवर्ड्स फिलॉसफी भी है और टुवर्ड्स लिटरेचर भी है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी पता है आपकी क्या लगी? जो आपका मेल कन्वर्सेशन है वो मुझे पसंद आया था, डे 1 पे। आप अगर आपको याद है आपने किस तरीके से सेंड किया था मेल? कौन से भाई वाला? लिखा था आपने उसमें। कहा आपको आपको हाँ, जो हाँ, आपने मैंने उसमें भेजा इंडियन, था। मैं उसमें ना एक्चुअली मैं देसीपना डालना चाहता हूँ, ये मेरे ईमेल में हाँ, होता है ना, लेकिन वो पर्सनलाइज्ड होते हैं। हाँ, वो एक बहुत हम्म। अच्छी चीज़ है पता है? जैसे क्या है ना, हम बहुत माइन्यूट चीज़ों को छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि बहुत, क्योंकि अगर आप देखेंगे मेरा थोड़ा फॉर्मल वे था स्टार्टिंग में, कि फॉर्मल वे में मैं कर रहा था, क्योंकि हम तो यूज्ड टू है ना फॉर्मल वे में ही ईमेल्स को रिप्लाई कर। बट हम्म। जो आपने भाई लिखा था ना उस चीज़ में, तो वहाँ से वो चीज़ मैंने नोटिस की थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था वो, कि यार कि ये जो बंदा ये पॉडकास्ट कर सकता है अच्छे से। क्योंकि जब आप हम्म। स्टार्टिंग में ही मेल को ही एक भाई की तरह ले रहे हो राइट, दैट मीन्स यू हैव ऑलरेडी ब्रेक दैट आइस। वो आइस आपने पहले ही ब्रेक कर दी है। और मुझे अच्छा या लगा एक्चुअली, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि या एक्सप्रेस करना हमेशा अच्छा लगता है अपने आप को, अपने थॉट प्रोसेस को, जो हम करते आ रहे हैं वो सारी चीज़ बताना। थैंक यू हम्म। फॉर इनवाइटिंग। मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, सच्ची में हम्म, ऐसे कन्वर्सेशन मुझे काफी पसंद आती है, जहाँ मुझे भी अच्छा लगता है सोचना, क्योंकि हाँ हम क्या करते हैं, एक दूसरे के दिमाग के उन कोनों को भी, मतलब उनमें उन कोनों में भी झांक झांक लेते हैं, हाँ जहाँ पर शायद हमने अभी खुद नहीं देखा, कि जैसे आप, मैंने अभी आपके दिमाग के किसी ना किसी कॉर्नर में खुजली हाँ मचाई होगी, एग्जैक्टली है ना, एग्जैक्टली, कि हाँ अरे वाह, एग्जैक्टली, ये हाँ बात मुझे पता नहीं था कि मैं सोच सकता हूँ। हाँ तो ये भी होता है। एग्जैक्टली वही। तो क्योंकि कन्वर्सेशन का फायदा यही होता है ना कि आपको खुद नहीं पता कि आप किस स्पेस में जा रहे हैं, माइंड आपका बहुत घूमता है। हम्म। और अच्छा वही हम्म। होता है ना कि आप बहुत स्पेसेस में जाओ और फिर
क्या कहते हैं, जो एक्सप्रेस कर पाओ और फिर एक आपको अच्छा भी जर्नी होती लगता है है मेरे कि हिसाब से पूरी, हाँ, एक जर्नी पे हाँ। ले जाना। ऑडियंस को करेक्ट। भी ऐसे ही मेरा ये भी एक है प्लान, अभी आगे मैं कुछ रिवील नहीं कर सकता क्योंकि हुँ, कुछ सरप्राइज़ है फ्यूचर में। कुछ हुँ। समय बाद इस तरीके से पॉडकास्ट का सीन बनाना है कि इंडिया में कि जब उनको पता चले कि हाँ यार, चल बात कर जो है वो अलग है, सबसे यूनिक कैसे है। तो मुझे इसके अंदर हाँ, यूनिकनेस यूएसपी। डालनी है। तो वो हुँ, यूनिकनेस के लिए हाँ, वो यूएसपी जो मेरी है वो मैं जान हुँ। चुका हूँ और मुझे उसको ही उसके ऊपर ही काम करना है अभी। तो फ्यूचर में भी आपसे आगे मुलाकात होती रहेगी, उसके बिल्कुल, लिए मौका बिल्कुल। देते हाँ, रहना, ठीक है? तो चलना चाहिए अब, ठीक है? और थैंक यू बिल्कुल। सो मच आने के लिए, थैंक यू बहुत सो अच्छा मच लगा आपसे फॉर बात इनवाइटिंग। करके और बिल्कुल। फ्यूचर में भी मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल बुलाइए, बिल्कुल आएँगे। चलिए, ओके, चलिए बाय-बाय। बाय, बाय, थैंक ध्यान रखिए थैंक अपना। थैंक